आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसका रंग लाल क्यों रखा। सन 2009 में मुझे वो पीडीएफ के रूप में एक फाइल मिली जो हिंदी में थी, बड़ी रफ हालत में थी। उसके कुछ शब्दों ने तो मुझे लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। कि हम अपने कर्मों से इस जन्म में हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब इतनी ताकत रखती है कि आप जो इंसान चाहता है वो उसे हासिल कर सके, या किस्मत से लड़ा जा सकता है ज्योतिष के सहारे? किस्मत से लड़ना तो लाल किताब सिखाती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी वैदिक से हो, केपी से हो, नाड़ी से हो, जो कहता है कि मैं ग्रहों को शिफ्ट कर दूंगा, तो वो एक ऐसा उपाय करवाते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। राहु जरूरी नहीं है कि लाल किताब वाले सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर उसकी कुंडली परमिशन नहीं दे रही तो लाल किताब वाला भी नहीं कर सकते। मतलब कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, हाथ न पहुँचे तू कोड़ी। तो लाल किताब में जैसे हाथ में भी लिया जाए तो जैसे ये पर्वत है, ये वृषभ राशि का पर्वत है, जबकि गुरु की उंगली है। अच्छा, इसी पे हम अलग अलग ग्रहों की बात कर रहे हैं, एक बार हाउस वाइज सारे ग्रह ले ले। लाल किताब में कुछ भी बातें ऐसे नहीं लिखी, उसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा उसी लेवल पे जाके। घोड़े के मुंह पे देसी खांड, एक कहावत है। घोड़े के मुंह पे देसी खांड। राहु 11 में आएगा तो ये पक्का करवाएगा, वो घर में आपके नीले रंग की चीज लाएगा, किसी भी रूप में लाएगा। तो विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हेमंत सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। सबसे पहला सवाल तो विनीत जी मेरा आपसे यही है कि दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से के रहने वाले हैं, ज्योतिष में खास तौर पे और लाल किताब में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार सर। मेरा सबसे पहला प्रणाम तो उस पुण्य आत्मा को जो मुझे इस पॉडकास्ट में लेके आई, जिसे लोग पंडित रूपचंद जोशी जी के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं की देन है, उनके बिना आज का शायद पॉडकास्ट संभव नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरा प्रणाम उस पर परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा लाल किताब के प्रचार प्रसार के लिए, अन्यथा मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। जी। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि मैं कहाँ का रहने वाला। मैं बेसिकली फाजिलका का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। मेरा कोई पिछला रिकॉर्ड लाल किताब से नहीं है। मेरी 7 पुश्तों में भी कोई लाल किताब नहीं करता या ज्योतिष नहीं करता। मैं भी एक आम इंसान था, मुझे भी ग्रहों की भाषा समझ में नहीं आती थी। आर्थिक तंगी भी झेली, दुश्वारियाँ भी झेली, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रह आपको उस तरफ लेके जाते हैं, उस तरफ आपका सफ़र शुरू करवाते हैं जहाँ पर आपको उसने लेके जाना है। आप अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। तो आज इस प्रोग्राम की जैसे शुरुआत कर रहे हैं, सर से हमने जाना कि सर कहाँ के रहने वाले हैं, और आप सब लोगों को बता दूं कि सर जो हैं लाल किताब की इनकी एक बुक पब्लिश की है, और इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि लाल किताब जो कि पन्नतियों के रूप में, मतलब कि कविताओं के रूप में लिखी हुई है, उसको शुद्ध हिंदी भाषा में, जो कि आज की जनरेशन को समझ में आए, उस चीज़ को इन्होंने लिखा है। तो विनीत जी उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने भी लाल किताब वाले हैं और जो अभी तक लाल किताब को नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा काम मतलब सराहनीय है कि उसको आम भाषा में बदलना, सीरियसली बोला जाए तो उसको एक ऐसी आम भाषा में बदल दिया आपने कि एक नॉर्मल इंसान भी उसको समझ सकता है। अब बात तो वही चीज़ आती है ना, टेक्निक और तकनीकी की, कि हमें इसको पढ़ना कैसे, उसको समझना कैसे है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जैसे मेरी हर बार लाइन रहती है, कहते हैं आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो।
तो पहले ऊपर वाले को, परमात्मा को याद करते हैं। परंतु आप सब लोगों को बता दूं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए इतना मज़ेदार और इतना आनंदमय होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से नॉर्मल हो सकती है। कहते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखते हैं कि सारे के सारे ग्रह हमारे शरीर में हैं, सारे के सारे ग्रह हमारी रसोई में हैं, पर उसको समझना, देखो मुझसे तो आप समझते ही हैं, बिल्कुल समझेंगे। तो इसी तरह आज विनीत जी जो है ना, आपको ग्रहों को बड़ी आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं भी, ये भी मेरे गुरु समान है। तो गुरु समान जब सामने हो तो खुद को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और विनीत जी से जानते हैं। सोनल जी, अब आपकी तरफ है कि आप बिल्कुल। पूछें कि क्या जनता चाहती है, कैसा जनता चाहती है कि लोगों को बड़ी आसान भाषा में जो है ना ये मिल जाए कि भाई ये प्रोग्राम आज में हम तो मज़ा आने वाला है। तो विनीत जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि लाल किताब को आखिर लाल किताब ही क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने सोनल जी। इसके बारे में लगभग 90% लोग नहीं जानते और जानना चाहते हैं। कहीं से हमें पता चल जाए कि इसको लाल किताब भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके खुद रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसका रंग लाल क्यों रखा है। लाल किताब के पेज नंबर 169 पर पंडित जी ने जहाँ मसनूई ग्रहों का जिक्र किया है, उस पे ये बात लिखी हुई है कि सूरज और बुध के मिलने से मंगल नेक बन जाता है। ठीक। तो पहले आपको यह जानना होगा कि सूरज क्या है। लाल किताब के अनुसार सूरज को इल्म बोला गया है और बुध को आकाश बोला गया है। अच्छा। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो ये बुध के आकाश में सभी ग्रह विचरण कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आकाश का इल्म बन गया। तो मंगल नेक कैसे हो गया? देखिए, आप जब सूरज सुबह उगता है तो वो हल्की लालिमा लिया होता है, वो लाल हलवानी रंग होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि सभी बिजनेसमैन अपना जो बही खाता लगाते हैं वो लाल रंग का होता है। जी। कोई भी हरे रंग का या काले रंग का जिल्द नहीं रखता अपने बही खातों के लिए, अपने बिजनेस के लिए। जी। बुध को बिजनेस भी बोला गया है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घर में अगर शादी ब्याह होती है तो वो मंगल अच्छा होने के, मंगल नेक ना हो तो घर में आपकी शादी ब्याह नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप घर में कोई भी अच्छा कार्य करवाना है तो उसके लिए मंगल नेक होना जरूरी है, अदरवाइज आपके घर में ये बातें नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि सूरज और बुध के मिलने से मंगल नेक बन जाता है। और जब मंगल नेक का रंग लाल हलवानी रंग है तो फिर लाल किताब को तो वही रंग ही दिया जाएगा, बिल्कुल, जो लाल है। अब आपको एक और बताता हूँ, लाल किताब में मंगल बद की परिभाषा भी दी गई है। अगर इसी लाल रंग में हल्का सा नीला रंग मिल जाए तो मंगल बद्ध हो जाएगा। जैसे कि नीला रंग राहु का और लाल के आपने कभी देखा होगा भी खून जमने के बाद हल्के नीले रंग, हल्के लाल नीले रंग में हो बिल्कुल, जाता बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। तो ये मंगल बद्ध है। कहा मुझे नहीं लगता कि ऐसी डेफिनेशन आज तक किसी ने दी होगी लाल किताब के बारे में। है नहीं किसी के पास। अच्छा, अब आपके जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। लाल किताब के प्रति आपका रुझान, मतलब आपके परिवार में ज्योतिष की हिस्ट्री रही है या आप लाल किताब की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? देखिए, मेरे 7 पुश्तों में कोई ज्योतिष नहीं करता। अच्छा। मैं कैसे आया, जिंदगी में बहुत सी बातें मेरे साथ ऐसी हुई, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको समझना चाहता था। ये मन में ये ख्याल भी आता था कि मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, बाकी सबके साथ क्यों नहीं घटती। वो भी तो इसी धरती में पैदा हुए, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो इसको सोचना पड़ा कि कैसे जाना जाए। लोगों से बचपन से सुना था कि पंडित लोग ये बता देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जब ऐसी दुश्वारियां बढ़ती चली गई तो सोचा कि क्यों ना इस विषय को आजमाया जाए। ये ग्रह क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, शायद मेरे को मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट हुआ। तो मैंने गूगल पर सर्च किया इसके बारे में। तो मेरे को सबसे पहले लाल किताब 1952 का उर्दू वाला वर्जन मिला। जी।
अब उर्दू तो जानता नहीं था, तो कैसे करता ये बातें। तो फिर थोड़ा सा और सर्च किया तो एक एस्ट्रो स्टूडेंट ग्रुप द्वारा सन 2009 में मुझे वो PDF के रूप में एक फ़ाइल मिली जो हिंदी में थी, बड़ी रफ हालत में थी। वो लाल किताब के नाम से डाली हुई थी। उसको पढ़ा, उसके कुछ शब्दों ने तो मुझे हैरान कर दिया। कुछ ऐसे शब्द जो मेरी ज़िंदगी से मिलते जुलते थे। मतलब कि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाए अपने साथ। तो मैंने कहा अगर ये लिखा तो इसका समाधान भी लिखा होगा। समाधान ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसी बात का उत्तर कहीं और पे लिखा हुआ था। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अभी मैं लाल किताब जानता हूँ, पेज नंबर 169 पर पंडित जी ने लिखा है कि बृहस्पति और राहु के मिलने से बुध बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसका जवाब पंडित जी ने पेज नंबर 190 पर जाकर लिखा है। कैसे बनते हैं मैं सुन ही गया। अब आज उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं कि बृहस्पति का रंग पीला है, पीला, राहु का रंग नीला है। नीला है। आप इन दोनों रंगों को मिलाकर देखो तो बुध बन जाएगा। तो हरा रंग बन जाएगा। हरा रंग बुध बन गया। हरा रंग बुध का। पंडित जी कहते हैं कि अगर बृहस्पति और राहु एक ही घरों में बैठे हों या दृष्टि के नियम से मिल रहे हों तो बुध पैदा हो जाएगा, बुध का प्रभाव वहाँ पर पैदा हो जाएगा। बुध और बृहस्पति आपस में दुश्मन है। तो इस प्रकार से पंडित जी ने ग्रहों के मेल को लिखा था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि बुध और बृहस्पति मिलकर राहु बन जाएगा, वो माना कि वो राहु बन गया, परंतु पंडित जी यहाँ पे भी एक ये भी कहते हैं ना, लाल किताब फरमावे यूं अकल लेख से लड़ती क्यों। अब मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ जी। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति जो है हवा। बृहस्पति हवा है, बृहस्पति किस्मत भी है, बृहस्पति गुरु भी है जी। बुद्ध बुद्धि है। बुद्ध बुद्धि है। अब हवा और बुद्धि का मेल तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। कि हो सकता है। पर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें कि बुध आकाश और हवा बृहस्पति, किस्मत बृहस्पति, बुध दिमाग और किस्मत बृहस्पति। हवा कहीं भी आ जा सकती है जी, आप उसको रोक नहीं सकते। जी। आकाश में भी जा सकती है। बुध आकाश है, बुध उसके आकाश। बीच में दीवार कोई नहीं है। दीवार कोई नहीं है, बिल्कुल। तो धरती के नीचे भी ऊपर भी है। तो बुध को अगर कहीं कैद कर दिया जाए तो हवा वहाँ से नहीं निकल सकती। नहीं निकल सकती। इसका मतलब वो हवा को कैद बुध कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कैसे कर सकता बताइए। आप एक कांच का डिब्बा लें, जी। उसको एयर टाइट कर दें तो हाँ। क्या कांच के डिब्बे में हवा होगी? वो हाँ बिल्कुल, कांच के डब्बे में हवा होगी। और यहीं पर वो एक कंसेप्ट समझाया गया है कि एक बुध ही है जो बृहस्पति को अपने दायरे में ले सकता है। बृहस्पति को गांठ लगा सकता, ग्रहों को गांठ लगा, तो ये है उसका भी। बहुत अच्छा। इसी पे एक चीज़ और एक लाइन में आपको बोलूँगा। जैसे कि लिखा गया है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। इस पे क्या कहेंगे? अकल किसको बोला? अकल बुद्ध को बोला। अकल बुद्ध को बोला। कलम किसको बोला? बुद्ध को बोला। तो अब यहाँ पे समझिए बात को, कर्म आपके हाथ में है। जब एक इंसान जन्म लेता है तो जो ग्रह उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मिल गए, उसकी पोजीशन को नहीं बदल सकते हम जी। लेकिन हम अपने कर्मों से इस जन्म में हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो किसी का चंद्र जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में मिल गया, तो ये तो उसका पिछला कर्म है ना। इस कर्म में वो चंद्र को बढ़िया कर सकता है, अच्छा कर्म कर सकता है। अपनी मासूमान मतलब जो औरतें होती हैं उसके पैर छूकर चंद्र को बढ़िया किया जा सकता है। लाल किताब तो ये कहती है, ये फ्री में उपाय है। फ्री का उपाय। आप विधवा औरतों के पांव छुएं, हाथ को लगाकर झुक कर नहीं। यहाँ पे स्पेशली बता रहा हूँ, लोग कहीं झुक कर कहते हैं ये आशीर्वाद ले, वो काम नहीं आता। स्पेशली आप उनके पाँवों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लें तो चंद्र यहाँ से यहाँ हो जाएगा।
मतलब एक नीच चंद्र भी उच्च चंद्र की अवस्था ले लेगा अगर हम विधवा औरतों को, या जो माँ समान विधवा औरतें हैं, या माँ की इज्जत करेंगे, माँ के पाँव को छुएंगे, वो भी प्रॉपर झुक करके, तब वो चीज़ काम करेगा। कई बार आजकल आदत करते हैं कि बस तब उन औरतों के दिल से वो दुआ निकलेगी जी। आजकल के ज़माने में देखा जो बच्चे हैं वो ऐसे हल्के झुकदैया से आगे हाथ करके जी। तो यहाँ पर विनीत जी ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि किसी का भी चंद्रमा कहीं पर भी खराब हो वैसे तो, पर खासकर इन्होंने 8वें घर के लिए बोला है कि 8वें घर में अगर चंद्रमा आया तो अपने पिछले कर्मों को लेकर के आया है। पर यहाँ पर फ्री की रेमेडी, और कहते हैं दिल से करने वाली, पर दिल से करने वाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाँव को छूना है, वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, दिल से पाँव को छूना है कि आपको दिल से आशीर्वाद भी मिले। तो आपका चंद्रमा किसी भी खराब अवस्था में हो, वो आपको बहुत अच्छी पोजीशन पर लेकर जाएगा। यही शायद विनीत जी आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने जैसे बताया कि हमारा जो चार्ट है, जो जन्म कुंडली हमारी बन गई, वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस्मत पे, लेकिन एक ये चीज़ भी होती है कि जो हम किस्मत में लेके आए हैं, जो हमारी कुंडली, हम उसे बदल नहीं सकते। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब इतनी ताकत रखती है कि आप जो इंसान चाहता है वो उसे हासिल कर सके, या किस्मत से लड़ा जा सकता है ज्योतिष के सहारे? किस्मत से लड़ना तो लाल किताब सिखाती है। आप उदाहरण से समझा दूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई आदमी आपके पास आता है, जी मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो आप क्या करेंगे? मकान उसका कुंडली में देखेंगे, कुंडली में तो शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है। लाल किताब में शनि का कारक, जो लाल मकान का कारक है, शनि को कहा गया है। ये तो आप ही जानते बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मकान बिकवाना है, कुंडली में तो उसका शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, तो कैसे बिकेगा? लेकिन उसकी अर्जेंट प्रॉब्लम है, वो कर्जे में है, वो कहता है मकान बिक जाएगा, मेरा कर्जा चुक जाएगा, तो शायद मैं आसानी से ज़िंदगी जीने लगूँ। तो लाल किताब यहाँ क्या करती है? ग्रहों की एनर्जी को डाइवर्ट करती है, ना कि ग्रहों की स्थिति को बदल सकती है। समझने वाली बात है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी वैदिक से हो, केपी से हो, नाड़ी से हो, जो कहता है कि मैं ग्रहों को शिफ्ट कर दूंगा, तो वो बिल्कुल गलत कहता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप ग्रहों को नहीं बदल सकते। अगर शनि आसमान में अपनी पोजीशन में, क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं, उसका प्रतिबिंब भी आपको जन्म कुंडली में मिलता है। एक्चुअली में तो वो वहाँ पे नहीं होता, उस समय उसकी पोजीशन हमें बताती है कि शनि कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, उन ग्रहों की एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं ताकि जातक को फ़ायदा मिल जाए, उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। तो कैसे मिलता है? हम उसको बोलते हैं कि आपका शनि थोड़ा सा मंदा करवाना पड़ेगा, तभी आप मकान बेच पाओगे, नहीं तो नहीं बेच पाओगे। लेकिन एक वैदिक वाला कहता है जी नहीं, आपका शनि इस साल, इस महीने, इस तारीख को इस स्थान पे आएगा तो मकान बेच सकते हो। अब आदमी की प्रॉब्लम तो आज की है, वो 2 साल इसका इंतज़ार कैसे करेगा? तो हम उस शनि, उस ग्रह को मंदा करवाते हैं, उसकी एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके ख़राब करते हैं, तो आदमी का मकान बिक जाता है। तो इसका कोई ऐसा मंदा करने का उपाय भी बताएं सर। सर उपाय तो 2-4 हैं जी बिल्कुल, लेकिन दबाने वाले उपाय से तुरंत असर होता है, लेकिन मैं वो करवाता नहीं, क्योंकि इससे नुकसान खुद को भी होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट। इससे खाना नंबर 8 एक्टिवेट होता है। खाना नंबर 8 का कारक ग्रह शनि खुद है, तो इसलिए हम वो नहीं करवाते। हम एक ऐसा उपाय करवाते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। राहु, लाल किताब में राहु को बहुत अहमियत दी गई है। राहु की नज़र में शनि को ले आओ तो मकान बिक जाएगा। लाल किताब ये कहती है। राहु शनि का दुश्मन है, वैसे तो शनि के अधीन चलने वाला है। अगर राहु की दृष्टि में शनि आ जाए तो शनि खुद उड़ जाता है। अच्छा, वैसे शनि के मातहत है वो जी। राहु को अगर, मतलब शनि को राहु देख ले तो शनि खुद उड़ जाएगा और उसका मकान बिक जाएगा। तो यहाँ पर जैसे राहु को हम शनि दिखाएंगे, यहाँ पर भी कंडीशन है। फिर राहु को आप स्थापित कहाँ पे करोगे? पहले 6 भावों में कोई भाव चुनना पड़ेगा तो ऐसा हो पाएगा, बाद वाले भावों में नहीं हो पाएगा। बाद वाले मतलब राहु को हमें पहले घरों में लाना होगा और शनि को बाद वाले घरों में ले जाएंगे। जब सामने से दृष्टि दिलाएंगे तो जाकर के वो हो जाएगा। ये उस ज्योतिष की
दूरदृष्टि पर निर्भर करता है कि वो इसको कैसे करवा पाएगा, क्योंकि ग्रह को कायम करवाना सबसे मुश्किल काम है। पर कोई जनरल उपाय है सर कि जिसका मकान बिक जाए? ये तो ठीक है कि वो ज्योतिष के पास आया और ज्योतिष पे आने के बाद हमने कोई उपाय दिया, वो चल गया, बट कई बार लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय मिले कि जिससे मकान जल्दी बिक जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। फिर दबाने वाले उपाय हैं। दबाने वाला जैसे शनि की हालत देख रही, शनि 1 में बैठा है जी। तो मंदासर है। मंदासर है, पर उसके साथ 4, 7, 10 भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, तो 4 भूमि का कारक है। 4 भूमि का कारक है। अब बिकवाना है, उसके लिए खाना नंबर 11 और 12 की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी जी। 11 को मंदा करना पड़ेगा, खर्च को बढ़ाना पड़ेगा, तो शनि मंदा हो पाएगा। तो उसको ज़रूरत है, लाभ 11 देगा, तो ऐसे थोड़ी मकान बिक जाते हैं। हर कोई कहते हैं मैंने ये रेमेडी कर लो मकान बिक जाएगा, ऐसे नहीं बिकेगा। खाना नंबर 11 की हालत देखी जाएगी, वहाँ पे क्या है। खाना नंबर 12 की हालत देखी जाएगी कि वहाँ पे क्या है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह और बैठा है जो राहु के असर को मध्यम कर दे, शनि के असर को मध्यम कर दे, तो मकान कैसे बिकेगा? सही बात है, नहीं बिक पाएगा। तो मतलब ये किसी को भी मकान बिकवाना है तो वो कोशिश करे कि वो ज्योतिष से कुंडली दिखाकर प्रॉपर तरीके से ही करे तो ज़्यादा नहीं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा, लोग साल उपाय करते हैं जी, मकान नहीं बिक पाता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसकी कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बिक नहीं रही थी, बड़ा परेशान था। मैंने उसको बोल दिया अभी प्रॉपर्टी तो बिक जाएगी लेकिन इसका मंदा असर उठाना पड़ेगा। कहता जी मेरे पास 70 लाख का कर्ज है, अब मैं इससे ज़्यादा बुरा क्या उठाऊंगा जी। मुझे उसकी इंटरेस्ट देनी पड़ रही है। तो मैंने उसको रेमेडी करवाई, 1 हफ्ते में मकान बिक गया था। 1 हफ्ते शनि मंदा करवा दिया। करवाया क्या था? वही फिर दबाने वाला उपाय। क्या दबाया था, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे आज बहुत कुछ निकालने वाला हूँ सर। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ वीडियोस शनि भी की हैं। अशिया दबाई जाती हैं, शनि की ही वस्तुएं। हाँ, उस साल के दबाने का मतलब है ये है कि उस साल के लिए उस ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर देना। मतलब उस साल पे शनि के पॉजिटिव उसके असर भी बाद नहीं उस मिलेगा। साल के लिए उसको शनि का दोबारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, गारंटी है, लिख के ले लो। मतलब शनि जहाँ पे वो मकान तो बिकवा देगा पर कहीं ना कहीं उसके काम धंधे में प्रॉब्लम आएगी। मतलब शनि से जुड़ी कर्म जो का भी स्थान चीज़ें हैं है वो तो शनि से खत्म हो रिलेटेड, जाएंगे। अगर वो लेबर का काम करता था वो भी ठप हो जाएगा। और कर्म स्थान है तो वही स्थान पिता का भी स्थान है, हो सकता है कि पिता को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। वो देख लेते हैं पिता की कंडीशन है, अगर पिता नहीं है तो करवा सकते हैं। इसी तरह से मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखता हूँ। उस वीडियोस में भी मतलब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर दावे करते हैं कि करोड़पति बहुत जल्दी बनाया ये जा आजकल सकता है सोशल इंसान। मीडिया पे खुद बहुत क्यों नहीं ट्रेंड बन कर रहा है। पाए? हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि करोड़पति सारा दिन बना अगर आप देते हैं। मोबाइल को ऐसा चेक नहीं करेंगे होता। तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में करोड़पति का योग नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी जैसे बाबा रामदेव को ले लो जी। उदाहरण से, ये पहले क्या करता था, साइकिल पे चलता था, पंचर लगाने का काम करता था। जी। तो योग ग्रह कर बनवाते हैं। आदमी अगर छोटे लेवल पे, अगर वो थोड़े से बड़े लेवल पे भी आ जाए तो भी वो उसके लिए राजयोग है। करोड़पति नहीं बन पाया तो क्या, अगर उसकी गाड़ी अच्छी चलने लगे, उसका अच्छा मकान बन जाए, अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छा बिजनेस चलने लगे, तो उसके लिए तो ये राजयोग है। बिल्कुल राजयोग, उसके लिए तो करोड़पति योग ही है। बिल्कुल। कहाँ पर वो रात, मतलब कि बचपन में अपने या जवानी के शुरुआती दिनों में पैसे के लिए मोहताज था, अब उसके लिए जीवन का ऐशो आराम उपलब्ध हो गया। तो वो सही बात है, उसके लिए तो राजयोग ही हो यही गया। राजयोग है, ये उसके लिए करोड़पति योग है। जो कहता है रातों रात बन जाओगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। मेरे सामने आकर बात कर लें, उपाय बता दें, मैं ऐसी हजारों कुंडलियां रख दूंगा सामने, बना के दिखा दें। मैं कह रहा हूँ पर बहुत सारे लोग तो दावा करते हैं ये करो, और उनकी रोल वो खुद बहुत ज्यादा बनती भी हैं। वो खुद बन रहे हैं, उनकी फॉलोअरशिप बढ़ रही है बस। एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसा बोलते हैं, और जो लोग भी कुंडली प्रेडिक्शन कराने आते हैं उनको भी, मेरा जो सवाल आपसे यही था कि उनको भी ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर जैसे कोई जादू, मतलब कोई जादूगर है कि हम आएंगे और हम जो चाहेंगे वो पॉसिबल हो जाएगा। जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप करोड़पति बन जाओगे। मैं कहता हूँ कि आपकी ये समस्या ये सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो बोल देता हूँ नहीं होगी। हाँ, आप मतलब किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ। मैं किस्सा सुनाता हूँ।
मेरे पास एक लेडी आई थी अपने बेटे की कुंडली लेकर शादी के लिए। कहते शादी बता दो। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से किया, बात की, उपाय काम नहीं कर रहे। तो मैंने कुंडली देखकर एक ही बात कही थी कि इस साल शादी नहीं हो पाएगी, आप जितने मर्जी उपाय कर लो, मैं भी दूंगा, वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ग्रह बताते हैं। जरूरी नहीं है कि लाल किताब वाले सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर उसकी कुंडली परमिशन नहीं दे रही तो लाल किताब वाला भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कहीं योग लगता है तो वो रेमेडी के रूप में उस ग्रह की एनर्जी को डाइवर्ट करता है। शादी के लिए शुक्र तो देखा ही जाता है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ 2 ग्रह जरूर और देखने चाहिए, शनि और गुरु। अच्छा। अगर शनि सहायता ना दे तो भी शादी नहीं हो पाएगी। शनि की पोजीशन भी कुंडली में देखनी जरूरी है, गुरु की भी देखनी जरूरी है। बुध मंगल तो साथ में है ही, मंगल के बिना तो मंगल कार्य हो ही नहीं सकते, ये तो सभी देखते हैं। शनि को सब अनदेखा कर देते हैं। शादी का घर भी खाना नंबर 10 ही है जी। लोग 7 नंबर कहते हैं, वो ग्रस्त है। 7 नंबर से संबंध बनेगा या नहीं बनेगा ये वो देखा जाता है, बेसिकली ग्रस्त देखा जाता है। और शादी होगी या नहीं होगी वो खाना नंबर 10 ही बताएगा, क्योंकि लाल किताब में ये बात लिखी हुई है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहीं पे, बहुत सारे लोग जो है लाल किताब को गलत मानते हैं। बहुत सारी मैं वीडियोस देखता हूँ कि लाल किताब, ये लाल किताब, काली किताब, पीली किताब, कुछ भी कह के कुछ भी बोलते हैं और कहते हैं कि उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसके पीछे ऐसा क्यों बोला जाएगा है विनीत जी? जिनको नॉलेज नहीं है लाल किताब की, या जिनको लाल किताब समझ में नहीं आती जी, वो ऐसा बोलते हैं। मतलब कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, हाथ न पहुँचे तू कोड़ी। लाल किताब वैदिक का ही तो अंग है। जी समुद्रिक शास्त्र है, वैदिक का पार्ट है। जी। तो अगर वैदिक का पार्ट है तो फिर वो अपनी तरफ उंगली उठा रहे हैं लाल किताब के लिए, जी। न कि लाल किताब गलत है। लाल किताब में दिया हुआ एक एक शब्द वैदिक का पार्ट है। बहुत से लाल किताब वाले भी हमारे बोलते हैं कि लाल किताब में राशियों को छोड़ दिया गया है। मैं कहता हूँ ये गलत है। वहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पक्की राशियाँ स्थापित कर दी गई हैं। जी। तो जब स्थापित कर दी राशि का वजूद कहाँ छोड़ा है? सबसे पहले जैसे लगन में मेष को लिया, दूसरे में वृषभ को लिया, तीसरे को मिथुन को लिया। और अब किसी भी चीज़ की बात करते हैं लाल किताब से, तो लाल किताब में जैसे हाथ में भी लिया जाए तो जैसे ये पर्वत है, ये वृषभ राशि का पर्वत है, जबकि गुरु की उंगली है, ठीक है। ये पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है और राशि मेष की है। अब मेष की राशि है तो इसका स्वामी तो मंगल है, पर पर्वत सूर्य का है। तो कहाँ पर ग्रह को भी लिया गया, यहाँ पर उसको उसके कारक ग्रह को भी लिया गया। थोड़ा सा और अंतर बताता हूँ, आप अपना हाथ आगे करो जी। ये 2-3 पोर देख रहे हो, जी। तो यहाँ पर राशियाँ स्थापित है। हाँ जी। तो ये है वो, ये ग्रहों का स्थान है, ये ग्रहों का स्थान है। ये ग्रह जब इन राशियों में विचरण करते हैं तो अपना प्रभाव देते हैं। जी बिल्कुल। यही बात सबको नहीं समझ आती, बड़ी आसानी से समझ में आती तो है। थोड़ा सा आज अब इसको- सूर्य मान लो किसी का 1 नंबर राशि में बैठा जी। है तो कहते हैं उच्च का है। उच्च का अगर है। 11 में चला गया तो क्या होगा? राजा जैसा प्रभाव देना बंद कर जाएगा? नहीं देगा, बिल्कुल देगा, देगा ना। बिल्कुल तो देगा। फिर आप कैसे वैदिक का लगाते हैं लाल किताब गलत है? वैदिक में भी सूर्य को उच्च बोला गया है, लाल किताब में बोला गया, तो अंतर कहाँ पे रह गया? अंतर कहीं पे भी नहीं रह गया। अब वही चीज़ है, मैंने बहुत सारे लाल किताब के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है, नाम किसी का नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि 11वें घर में जो भी ग्रह होता है उसका कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता। किसने कहा? बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं वीडियो देख के ही और बता ऐसा रहा हूँ। कुछ नहीं है। राहु 11 में आ जाए जी जैसे अभी आया है, जी जिनका मेष लगन है, जी। तो राहु किसी को तो इतना बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। राहु का काम है बढ़ाना। जी बिल्कुल। वो किस घर में आया है? 11 नंबर में, जहाँ से इंसान प्रवेश करता है, लाभ स्थान बोला गया है। जिसका शुक्र राहु इकट्ठा हो तो उनसे पूछना उनको राहु क्या दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। कैसे दे रहा है। राहु का काम बढ़ाना है, शुक्र लग्जरी है। शुक्र लग्जरी है। तो बड़ी आसानी से एक लाल किताब वाला बोल देगा कि आपके पास लग्जरी बहुत होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे। तो ये कौन देता है? सिर्फ शुक्र अकेले अपने दम पे ले लेगा? नहीं, राहु बढ़ाता है इसको।
चलो इसी पे एक बात और कर लेते हैं सर, बड़ा मज़ेदार टॉपिक होता जा रहा है, बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि मुझे भी आज एक गुरु के माध्यम से सीखने को मिल रहा है कि मैं भी उस चीज़ का प्रचार जो है आपके माध्यम से सीख के बहुत कुछ कर सकूं। पर अभी तो हम डायरेक्ट पब्लिक को ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में मतलब आप एक एक चीज़ बात करेंगे। हम बात करेंगे आज निशानियों पे, ठीक है, कि हम दावे से कह सकें कि ये ग्रह यहाँ बैठकर ये करा रहा है। तो मैं आपसे निशानियों पे कुछ बात करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा ग्रह, आप बताओगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर गुरु। गुरु जो है जुपिटर, जो कि लाल किताब में पिता, दादा, परदादा और लड़की के लिए ससुराल बोला गया है। तो गुरु अगर पहले भाव में बैठा हो तो क्या? दो रंगी बोला गया है। दो रंगी बोला गया है, बिल्कुल। या तो बहुत पढ़ा लिखा होगा जी, अगर नहीं पढ़ा लिखा तो पढ़े लिखों का बाप होगा जी। फकीर बाकमाल होगा, ये लिखा हुआ है ना। जी। कहने का मतलब है अगर पढ़ा लिखा नहीं है, फ़कीर बाकमाल होगा, उसको इतनी नॉलेज होगी ज़िंदगी की थपेड़े खाकर, जी, ज़िंदगी की ठोकरें खाकर, वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाएगा जो पढ़े लिखा भी नहीं बोल सकता है। ये है गुरु की निशानी। और आप एक इसी बात तरह बोलो से- पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर कहते हैं फिर तेरे को नॉलेज बहुत होगी। नॉलेज बहुत होगी। सामने वाला बंदा बोलेगा जी हाँ मैंने यहाँ पे ये ठोकरे के मेरे को ये पता लगा, वो अपने आप बोलेगा। और इसी तरह से बात कर ले कि राहु दूसरे घर में, राहु दूसरे घर में, जंगल में मंगल। जंगल में मंगल। आप कहीं भी अनजानी जगह पे बैठ जाओ हम्म, लेकिन आपके लिए खाना उपलब्ध करवा देगा। उपलब्ध करा देगा। अच्छा, राहु 2 वाला खास कर ये करेगा कि आप कहीं पे भी बैठ जाओ। भाई आप सब लोग ना इस वीडियो को देख रहे हैं, रिलेट करके नीचे कमेंट जरूर बताना बिल्कुल। कि क्या ये चीज़ होता है। अगर होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इस मेहनत को हम कर रहे हैं और ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि आज आप लोगों के जितने भी मतलब लाल किताब को लेकर भ्रम है, उस भ्रम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए और एक्चुअलिटी में लाया जाए, ठीक है। इसी तरह बात कर सर शनि तीसरे घर राहु में। 2 पे कुछ और भी बोला। हाँ बिल्कुल बोले सर। उसके बाद राहु 2 में कहते हैं कि एक निशानी आपने शायद सुनी हो, आदमी के घर में दिन दिहाड़े चोरी हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने आप बैठे हैं, आगे पीछे से चोरी हो जाएगी। अरे वाह, अजमा के देख लेना, आदमी बोलेगा यार हुआ तो है ऐसा। और एक बात है, उसके घर में नर संतान की कमी होगी। नर संतान की कमी। यस, और इसी तरह से स्पर्म की भी कमी हो जाती है। अच्छा, इसी पे हम अलग अलग ग्रहों की बात कर रहे हैं। एक बार हाउस वाइज सारे ग्रह ले सकते हैं, अच्छा लगेगा, सबको समझ में भी आएगा। तो जैसे हमने गुरु पहले घर की बात करी थी, अब गुरु दूसरे घर की बात करते हैं सर। दूसरे घर में गुरु क्या है? लग्जरी बढ़ा देगा जी। गुरु शुक्र, लग्जरी इसके पास क्योंकि, अच्छी होगी। लेकिन luxury- फिर यही बात, गुरु और शुक्र मिल गए, नर संतान की हो सकता है, संतान की भी कमी हो जाए। जी, बृहस्पति और शुक्र आपस में दुश्मन है ना, शुक्र दुश्मनी करता बृहस्पति से, बृहस्पति तो किसी से नहीं करता। नहीं करता। उसी तरह से बात करें, गुरु अगर तीसरे घर में आ जाए, बुध के घर में है, मंगल कारक है। मंगल का साथ अच्छा है लेकिन बुध के साथ तो अच्छा नहीं है। जी, बुध थोड़ा सा तो खराब करेगा। तो वहाँ की निशानी क्या देगा? सलाह देगा, उसमें अड़ंगा लगा सकता है। गुरु 3 वाले के घर में, जैसा मैंने सुना है, गुरु 3 वाला बहुत अच्छा या तो टीचर खुद होता है या उसके घर में कोई टीचर होता है। और खासकर निशानी ऐसी देखी गई है कि उसके घर के आसपास मंदिर होता है या गुरुद्वारा होता है या स्कूल जरूर होता है। गुरु ज्ञान का कारक है, इसलिए स्कूल तो कहा जा सकता है। जी, गुरु 3 वाले के। हाँ, पर वो खुद भी टीचर हो सकता है। नहीं बोलने में बहुत अच्छा होगा, बुद्ध वाणी का कारक है, जी, तो ऐसा व्यक्ति बातें बहुत मधुर करता होगा, बुद्ध का प्रभाव ज्ञान वाली उसमें बातें। आएगा जरूर। बुध का प्रभाव और गुरु का प्रभाव आएगा जो। इसी तरह से गुरु चौथे घर में हो तो सर? उच्च का बोला गया है, जी, उच्च का बोला गया है। लेकिन बहुत बार लोगों की कुंडली में उच्च का असर देता नहीं देखा गया। जी, वो क्यों सर? वहाँ कुंडली में देखना पड़ता है गुरु की राशियाँ कहाँ पे बैठी हैं। जैसा कि आपका हमारा ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि गुरु जो है अपनी 5, 7 और 9 राशियों पे, मतलब 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालता है। अगर उन राशियों पे दृष्टि डाल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है मेरा कहने का, गुरु की खुद की राशियाँ मीन और धनु हैं। जी, अगर वो मंदे घरों में बैठी हैं
तो गुरु यहाँ पे उच्च का असर नहीं देगा, नहीं देगा, चाहे 2 5 9 11 चाहे 12 कुछ भी हो। अगर मान लो मीन राशि में राहु बैठा है तो कैसे असर अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। राहु ग्रहण तो लगाएगा ही गुरु। तो हमें गुरु के 5 घर भी देखने हैं और गुरु की राशियाँ भी देखनी है। जी, तब तब जाके जाके गुरुचार का किसी भी मतलब ग्रह को देखने के लिए उसकी राशियाँ भी देखनी है और वो घर भी देखने हैं जो उसके खुद के पक्के घर हैं। फिर डिसाइड होगा कि वो ग्रह किस तरीके का फल दे रहा है। यही आप कहना चाह रहे हैं? बहुत बार बहुत की लोगों में लाल किताब वाले बोलते हैं जी गुरु उच्च का बैठा है, या वो कहता है, बंदा कहता है जी मेरे को तो ऐसा असर नहीं मिल रहा। वही। तो लाल किताब वालों को कहना भी चाहूँगा भी आगे भी देख लिया करो गुरु की राशियाँ कहाँ पे बैठी है, गुरु पर किसी की दृष्टि पड़ रही है कि राहु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। राहु के जो दुश्मन ग्रह हैं वो उसको खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये देखना तो बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका फलित तो गलत होगा ही होगा। अब बात जैसे कुंडली के फल की बात कर रहे हैं आप, तो जैसे कुंडली देखना स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पावरफुल ग्रह अगर मैं पूछूं कुंडली देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर डालता है, तो वो कौन सा ग्रह होगा? तो कुंडली देखकर आप तय कर सकते हैं। गुरु में जैसे आपने अभी गुरु 4 में की, गुरु 4 पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा, अगर है तो नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से सब ग्रहों को देखा जाता है। मान लो कोई आपके पास आया, नौकरी, मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो उसके लिए आप गुरु तो नहीं देख सकते ना, शनि को देखोगे। अगर शनि उसको नौकरी दिलाने में सहायक हो सकता है तो आप बोल सकते हो। अगर शनि कहीं खराब हो रहा है तो आप कहोगे यार आप बार बार नौकरी कहीं पे करोगे छोड़ दोगे, फिर करोगे छोड़ दोगे। अगर मान लो शनि 6 में बैठा है तो 6वां घर क्या है देखना पड़ेगा, नौकरी का। लेबर यहाँ पे आके लेबर का काम है, बंदा लेबर का बिजनेस करता हो सकता है, पैसा बोल सकते हो। तो ग्रह की पोजीशन जरूर देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बोला जा सकता ये ग्रह लाल किताब में लिख दिया। लाल किताब ने हर बात को 2 रंगा लिखा है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आज आपको एक किस्सा बता देता हूँ, ऑफलाइन भी नहीं बताया। फरमान नंबर 17 में सबसे आखिर में लिखा हुआ है, चौथी, नौवीं और 14 को कोई भी शुभ कार्य ना करें जी। तो बहुत से लाल किताब वाले कहते हैं इस तारीख को उपाय नहीं करना। हाँ, ये बोला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। शुभ कार्य नहीं करना, जो आप रेमेडी कर रहे हो वो शुभ तो नहीं है ना। हम वो तो खराब ग्रहों को ठीक करने की कर रहे हैं, इसलिए उपाय करने से मना नहीं किया गया। मतलब उसका बेसिकली लॉजिक है। लाल किताब में कुछ भी बातें ऐसे नहीं लिखी, उसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा उसी लेवल पे जाके, अदरवाइज तो नहीं समझ आएगा। जैसा किसी सुन के बोल दिया तो ये तो लाल किताब के साथ न्याय नहीं है ना। इसी पे जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे सर, फोड़े फुंसी, यस, उस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जिन लोगों को फोड़े फुंसी बहुत होते हैं तो कौन से ग्रह उसके कारक हैं, क्या उनको करना चाहिए, और क्या लोग उसके बारे में बोलते हैं जो कि लिखा कुछ और है और बोला कुछ और गया है। समझाने की पंडित जी ने कुछ और कोशिश की है। यहाँ पे ना पंडित जी ने ना एक जगह पे लिखा है मंगल बद्ध पे जी, फोड़े के मुंह पे देसी खांड, एक कहावत है। फोड़े के मुंह पे देसी खांड, यस, पंजाब में आम बोली जाती है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझना चाहिए। जब तक इस कहावत को नहीं समझ सकते आप एस्ट्रोलॉजी से इसको नहीं जोड़ सकते। फोड़ा जब भी निकलता है तो सबसे पहले मंगल खराब होता है, उसके बाद केतु बनता है। फोड़ा तभी बनेगा जब मंगल खराब होगा। मंगल आपका खून है, खून में खराबी पैदा होगी, खून में विकार आएगा, खून में अम्लता बढ़ेगी, तेजाब बनेगा, तो फोड़े फिंसे निकलेंगे। तो पुराने ज़माने में ये किया जाता था, फोड़े फिंसे निकलते थे तो अब इतनी दवाइयाँ तो होती नहीं थी, जड़ी बूटियों से काम चलता था। ये तो देसी खांड उस मतलब कि जब उसका मुंह बन जाता था फोड़े का लगा देते थे तो वो धीरे धीरे फोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता था। तो भाई आप सब लोगों को यहाँ पे तो ये मंगल बद्ध को अगर फोड़ा बन गया तो ये मंगल बद्ध हो गया, खून में विकार आ गया। तो मंगल बद्ध को मंगल नेक से कंट्रोल करने का तरीका पंडित जी ने ये मंगल बद्ध वाले सेक्शन में ये कहावत के रूप में लिखा है। ठीक है। तो कई लोग इसको कहते हैं घोड़े के मुंह में देसी खांड। वो गलत बोलते हैं, या तो उनको समझ नहीं है या फिर वो अपनी
अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, विनीत जी ने एक बड़ा अच्छा उपाय दिया है। जिस भी इंसान को फोड़े फुंसी निकलते हों तो वो अपने फोड़े फुंसी जब उसका मुंह बनने लग जाए तो उसके ऊपर देसी खांड का लेप लगा दें तो बहुत असर करेगा, फोड़े फुंसी भी ठीक होंगे। मतलब कि मंगल बद को मंगल नेक से ठीक करने का तरीका बताया। मेरा अगला सवाल है कि अभी आप किस्मत के ग्रह की बात कर रहे थे कि गुरु अगर 4 में है तो वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा अगर वो ख़राब नहीं हो रहा हो। तो लाल किताब में किस्मत के ग्रह का भी कॉन्सेप्ट है और कई सारे मैंने जो रील्स वगैरह भी देखे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं बोलते हैं कि किस्मत के ग्रह को आप साध लो तो आपका जीवन सफल है, आपके मतलब कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस्मत का ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है लाल किताब में, क्या है किस्मत का ग्रह, कैसे? आप किस्मत का ग्रह पहले तो आपको ढूंढना आना चाहिए ना। बिना ढूंढे तो आप किस्मत का ग्रह बना ही नहीं ना सकते। उसके लिए एक पूरी विधि दी गई है, ठीक है, उसको देखे बिना नहीं कर सकते। वो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हो तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर पेज प्रदर्शित करना पड़ेगा जी, क्या बिल्कुल, लिखा हुआ है, बिल्कुल, नहीं तो नहीं समझ सकता आदमी। नहीं मैं चाहूँगी कि आज आप किस्मत का ग्रह निकालें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें अपने किस्मत का ग्रह निकालने की टेक्निक अगर मिल जाए। लाल इससे किताब के पेज नंबर पे लिखी हुई है, मैंने आपको ऑफलाइन भी बताया था। हम्म, आप ये बुक देख लीजिए, लाल किताब में पेज नंबर 1057 पर किस्मत का ग्रह कैसे निकाला जाता है उसको विस्तार से समझाया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली लेते हो उसमें सबसे पहले देखो कि उच्च ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। किस्मत का ग्रह सबसे उस ग्रह की उच्च स्थिति को देखकर बयान किया जाता है, बताया जाता है कि ये ग्रह आपका किस्मत का ग्रह है, आप इससे संबंधित कार्यों को करोगे तो आप बढ़ते चले जाओगे। तो दूसरे नंबर पे पंडित जी ने लिखा है कि उसके बाद पहले तो 12 राशियों में उच्च फल देने वाले ग्रहों की तलाश करें, उसके बाद 9 ग्रहों में से वो ग्रह देखें कि वो किस उच्च राशि में बैठा है। मान लो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का कहा गया है, चंद्र वृष राशि में उच्च का कहा गया, तो इस प्रकार से देखना है कि कौन से ग्रह आपकी उच्च राशियों में बैठे हैं। उसके बाद वो कहते हैं घर, अगर घर का कोई मालिक ग्रह अपनी राशि में बैठा है, मान लो चंद्र अपनी राशि में बैठा है, तो वो उच्च जैसा असर देगा। कैसे देगा आपको समझाने, आप 200 खर्च करो आपको 400 का जुगाड़ हो जाएगा। ये है चंद्र अपनी राशि में बैठा रिजल्ट। चंद्र चौथे घर में बैठा है तो जितना आप खर्च करते जितना खर्च जाओगे, करो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ये नहीं मैं बता सकता कैसे मिलेगा, ये जिसके साथ घटना घट वो कहता है जी मेरे को यहाँ से इंतजाम हो गया। तो यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने पंडित जी लिखते हैं कि घर के मालिक ग्रहों से सबसे ज़्यादा ताकत वाले ग्रह को लेंगे। अगर मुट्ठी के चारों खाने खाली हैं, चारों खानों में 4 ग्रह उच्च के गए हैं। खाना नंबर 1 में सूरज उच्च का कहा गया है, खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च का कहा गया है, खाना नंबर 10 में मंगल उच्च का कहा गया और खाना नंबर 7 में शनि उच्च का गया। अगर ये चारों ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहले तो इनको देख लो, इनके ऊपर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, या ये किसी बुरे ग्रह के साथ खुद दृष्टि से ना मिल रहे हो। जैसे बृहस्पति की दृष्टि है 5वीं 7वीं 9वीं, राहु की है 5वीं 7वीं, बृहस्पति अपनी दृष्टि से ना मिल रहा हो, या राहु इसमें अपना असर ना मिला रहा हो, या केतु ना मिला रहा हो। केतु बृहस्पति को फायदा देगा, बुरा असर नहीं देगा। बुध और केतु, बृहस्पति और केतु दोनों साधु दरवेश कहे गए हैं, गुरु चेला कह भी हाँ, सकते गुरु चेला भी कहे गए हैं। एक यहाँ पे मेरे को बात याद आ गई, जिनकी कुंडलिनी में भी गुरु और केतु इकट्ठे हैं तो ऐसा बंदा किसी मुसीबत में फंस जाए उसको गैप भी मदद मिल जाती है। हैं। गुरु और केतु इकट्ठा है, वाह। गैप भी मदद का मतलब है कि आप कहीं कोई चीज़ देखने के, मान लो एक उदाहरण से बताता हूँ, आप किसी की ज़मीन के कागजात के बारे में पटवारी से जानकारी लेने के, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो कोई ना कोई बंदा ऊपर से अचानक आके आपको बता देगा यार तू उसको ढूंढ रहा है, उसका घर का नाम तो ये काली है, काली को ढूंढ रहा है, आपको यहाँ उसका नाम तो काली है, यार उसकी ज़मीन तो पटवारी को बताया कि यहाँ पे पड़ी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक किस्सा मैं अपने साथ घटा हुआ बताता हूँ। मैं बलदेव राय वर्मा जी से लुधियाना मिलने जा रहा था, मैं वेरका चौक पे उतर गया, कैलाश नगर में वो रहते हैं, कैलाश कॉलोनी में, बिटिया के साथ था। वहाँ रिक्शा तो मिलती नहीं थी पहले,
अब तो मिल जाती है। हम्म, तो हम पैदल चल पड़े, तो पीछे से एक ऑटो वाला आया, कहता जी बाबू जी कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी इनके घर। कहता जी मैं उधर जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँगा। हम बैठ गए, उसने कैलाश नगर को जो कॉलोनी का रास्ता जाता है उसके सामने उतार दिया। कहता ये वो सामने है, आप चले जाओ। मैंने पैसे पूछा, कहता नहीं चाहिए, ये है गैबी मंदिर। भी आपको कुछ चाहिए तो बंदा कोई ना कोई लेके आपके पास हाजिर हो हाजिर जाएगा। हो जाए। बिल्कुल। तो इसको अब अगर ये चारों ग्रहों में, चारों घरों में कोई भी ग्रह उच्च का ना बैठा हो तो आधे आधे जो जिसको त्रिकोण ग्रह बोला गया है उनको देखा जाएगा। पहली उन्होंने खाली हो तो 3 के ग्रहों को लिया जाएगा। हम्म, अगर वो भी खाली हो तो फिर खाना नंबर 11 लाभ स्थान का ग्रह लिया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी खाली हो तो खाना नंबर 6 के ग्रह लिए जाएंगे। तो अगर वो भी खाली हो तो लास्ट में खाना नंबर 12 देखा जाएगा, आखिरी स्थान। इस प्रकार से आप ग्रहों की तरतीब से तय कर सकते हो ग्रह कौन सा किस्मत का निकलेगा। ये बिना किसी की कुंडली के नहीं हो सकता। बिना कुंडली के नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा किसी दृष्टि से, किसी हाँ। टक्कर से राशि वो ग्रह से। खराब ना हो रहा हो, बिल्कुल। या नियम मैंने आपको नियम से बताया। नियम से खराब ना हो रहा हो। और जब वो नियम से खराब नहीं हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो एक ऐसा निकल के आएगा। और इंसान ज़्यादातर देखा गया है काम वो कर रहा होता है, परंतु अगर वो उस काम को किस तरह से उसको आगे करना है तो जिससे छोटे से छोटा बंदा भी बहुत जल्दी बहुत बड़ी अवस्था पे पहुंच सकता पहुंच जाता है डेफिनेटली। क्योंकि कर्म तो हम वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे परमात्मा ने देके भेजा होता है, परंतु क्या है उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना। कहते हैं गूगल मैप की तरह हमें ज़िंदगी में आगे निकलना, ये आपको लाल किताब प्रॉपर तरीके से, ये आपके जीवन की गाइड है। बिल्कुल। एक लाल किताब में ग्रहफल और राशिफल का भी कॉन्सेप्ट है कि ग्रहफल का Yes, होगा तो yes, sir. इसका उपाय होगा, राशिफल का होगा तो नहीं। उसे भी पंडित जी थोड़ा ने सा लिखा है कि कौन सा ग्रह राशिफल का होगा, हम्म, कौन सा ग्रह फल का होगा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उपाय गलत करवा दोगे। हम्म, जी, क्योंकि उदाहरण ग्रहफल और राशि- उदाहरण देता हूँ मैं। जी राहु खाना नंबर 2 में ग्रह फल का कहा गया है, हम्म, क्योंकि राहु की अपनी राशि नहीं है। राहु को 12 नंबर में स्थापित किया गया गुरु के साथ। तो यहाँ पर ग्रह फल हो गया। आप राहु की किसी भी चीज़ का, राहु से संबंधित किसी भी चीज़ का सीधे तौर पर उपाय के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। करोगे तो उस जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब राशिफल का, चंद्र यहाँ पर राशिफल का है, हम्म, तो हम चंद्र की चीज़ों से राहु को कंट्रोल करेंगे अगर राहु मंदा असर दे रहा है। मतलब कि उसके मित्र ग्रह की या जिससे वो कंट्रोल होता है उससे मदद ना लीजिए। ना ना, मित्र ग्रह से नहीं, जिस ग्रह से वो कंट्रोल में आ सकता है। कंट्रोल में आ सकता है। डायरेक्ट उपाय ना चंद्र करके की चंद्र इस तरीके की से चंद्र उपाय के करेंगे। चंद्र चांदी से संबंधित है तो चांदी की गोल गोलियां लेंगे। हम्म, गोल क्यों लेंगे? राहु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, या मंगल कर सकता है या बुध कर सकता है। तो राहु तो विचार है, तरंगे हैं, तरंगों को तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उसको एक शेप देनी पड़ेगी। हम्म, तो बुध बुद्धि है, बुद्धि में ही आपके विचार उठते हैं। इसलिए गोल। तो इसलिए बुध की गोलाई साथ में ली। यहाँ एक और बात है, चांदी की ठोस गोली लेनी पड़ेगी, हम्म, खोखली नहीं लेनी पड़ेगी। खोखली ली तो फिर बुध फिर बोल पड़ेगा। बोल पड़े। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे साथ में जाली वाली क्यों बोला जाता है? चांदी राहु को कैद कर दिया उन्होंने, लेकिन अच्छा। मैं नहीं बोलता, मैं राहु की 4 गोलियां करवाता हूँ। तो वो ओके। कहता पॉकेट में रख लो, सफ़ेद कपड़े में बांध कर, चंद्र की सहायता फिर दिला दी। चंद्र 4 है, 4 गोलियां दे दी। समझ गया। तो इस तरह से उपाय को उपाय करके इस प्रकार से बनाए भी जाते हैं। जी समझ गया। वही चीज़ है कि आपकी वाप वाली बात है कि करते सब है, पढ़ते सब है, पर उसको तकनीक में जब तक तकनीकी में नहीं लेके आते तब तक वो चीज़ सफल नहीं कर पाते। हाँ, तो असर तभी करती है जब आप उसके मर्ज को समझ गए। हम्म। लाल किताब को ना एक इस तरह से समझे, जैसे एक होम्योपैथिक वाला ना बड़ी बारीकी से हम्म, किसी भी व्यक्ति की बीमारी को पूछता है। मान लो उसके पास कोई व्यक्ति आया तो वो पूछता है जी, वो कहता है जी मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे सीधी उसको दवाई नहीं देता। वो कहता है दर्द कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है या लेफ्ट की साइड पे? हम्म, वो कहता है, बंदा कहता है लेफ्ट, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, तो वो ये भी पूछेगा नीचे हो रहा है कितना, थोड़ा सा हो रहा है या ज़्यादा सा हो रहा है।
वो अच्छी तरह से जांच करके भी यहाँ पे दर्द डाला तो वो वही दवाई डायग्नोज करता है जिससे उसको आराम मिल जाए। तो लाल किताब भी बिल्कुल ठीक वैसे ही करती है, और वो आपकी जुबानी नहीं करती। लाल किताब वाला एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो बड़ी बारीकी से उसको पूछता है। अब मान लो वो बंदा कहता है मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, पहले तो पूछेगा नौकरी तो सरकारी कर रहा है, करना चाहता है या दूसरी करना चाहता है। सरकारी करना चाहता है तो साथ में सूर्य भी देखेगा या गुरु भी देखेगा। जो आपको सरकारी जॉब दिला सकते हैं उन ग्रहों को देखेगा। अगर प्राइवेट करनी है तो फिर देखेगा भी सूरज तो मंदा बैठा है, इसको प्राइवेट जॉब मिलेगी, तेरे को सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। गुरु भी खराब बैठा है तो लाल किताब वाला तो बड़ी आसानी से कहता है या तो जितना मर्जी जोर लगा ले, तेरे को सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। तो ये बारीकी है लाल किताब की कि वो इतनी आसानी से बताती है। अब यहीं पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, कि बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए, ये कैसे उसकी कुंडली से हम जान सकते हैं? कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा योग? देखो जॉब और जॉब के लिए तो शनि देखा ही जाएगा जी। बिजनेस के लिए और भी क्वालिटी है। बिजनेस के लिए बुध को देख, अगर वो बुध से संबंधित बिजनेस करना चाहता है, जैसे मार्केटिंग में जाना चाहता है, और दूसरा दलाली का काम करना चाहता है जी, कोई वाद्य यंत्र का काम करना चाहता है। शेयर मार्केट को लेके आजकल लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट के लिए आप बुध के साथ साथ शनि को भी देखेंगे। अगर शनि खराब बैठा, शनि 5वें भाव में बैठा है तो वाट लगा देगा ट्रेडिंग की। जी। तो ये योग हम वर्षफल में भी देख सकते हैं। वर्षफल में भी देखते हैं, ऐसे नहीं देखा जाता। शनि का संबंध भी बनेगा अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो शनि को भी देखना पड़े। शनि कर्म है, कर्म तो देखना ही पड़ेगा ना, वो किस कार्य में सफल हो सके। ठीक है विनीत जी, हम लगातार लाल किताब और लाल किताब के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि लाल किताब ने आपकी ज़िंदगी को कितना बदला? बहुत बदला। जैसे आप कुछ किस्से हमारे दर्शकों के लिए शेयर करेंगे तो? एक किस्सा तो मैंने आपको बताया था कि गैबी मदद मिल जाती है। ऐसे और बहुत सी बातें हुई हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। मेरी ड्यूटी फील्ड में लगी हुई थी। मैं फील्ड से आया तो किसी ने, कोई मेरी वेट कर रहा था, मेरे से नो ड्यू पे साइन करवाने थे। तो मैंने उसको बोला यार तेरे अकाउंट में इतने पैसे कमेटी को अदा करने क्यों रहते हैं, तो वो दे दे। कहता वो तो मैं नहीं दूंगा, आपको साइन करने पड़ेंगे, मैं इतनी देर से बैठा। मैं कहा वो तो देने पड़ेंगे। वो मेरे को बुरा बोलने लगा। कहता ये मैं मीडिया को लेके आऊँगा। मैं कहा जो मर्जी करो, मीडिया लेके आओ, जो मर्जी करो, काम तो आपको पैसे तो आपको कमेटी के देने पड़ेंगे। चला गया। उसके बाद उसका बाप आ गया, उसने मीडिया वाले को भेज दिया। मीडिया वाले को मैंने अपनी पक्ष रखा। मीडिया वाला कहता नहीं यार तू ठीक है, वो गलत है, मैं कुछ कोई खबर नहीं लगाऊँ। मीडिया वाला वापस चला गया। उसके बाद उसका बाप आया, मेरे को धमकी दे गया जी मैं यूनियन लेके आऊँगा, तेरे को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने अपना जाके घर गोचर देखा। मेरे को पता था राहु ख़राब कर रहा है। मैंने उसकी रेमेडी की। सुबह 8 बजे रेमेडी की, 11 बजे फ़ोन आ गया जी मैं सॉरी फील करता हूँ, मेरा बेटा गलत था। मतलब कि लाल किताब के उपाय 2-2 घंटे में भी काम करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ से है। कराने आने चाहिए। एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास फिलीपींस से किसी ने ना लाल किताब PDF के रूप में ली थी। उसको प्रिंट करवाया था उसने, जैसे कलर मैंने दी थी रंगीन, वैसे उसने प्रिंट करवाई थी। 25,000 रुपया खर्च किया था प्रिंट करवाने में, सिर्फ एक कॉपी। वो है तो इंडिया नहीं, वहाँ जाके फाइनेंस का काम करता था। पैसे वापस नहीं मिलते थे। मेरे को कहते जी कुंडली देख दो। मैंने देखी। मैंने उसको एक उपाय करवाया था सिर्फ शुक्र का, वो चांदी के टुकड़ों वाला, चकोर टुकड़ों वाला। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था। कहता जी कमाल हो गया। कहता लोग पैसे वापस देने अपने आप आगे आने लगे। जब वो नया नया गया था, वो पैसे के बल पर उसने अपना मकान बना लिया, गाड़ी ले लिया, इतना कुछ हो गया उसके साथ। तो ऐसे किस्से ज़बरदस्त उछाल मन में भी कहते हैं यार वाकई लाल किताब पता नहीं कैसे लिखी है पंडित जी ने। या तो उनको कोई रूहानी ताकत लिखा गई, या खुद ही वो जन्मजात ऐसी रूहानी ताकत के साथ पैदा हुए थे, वो ऐसी बातें लिख गए। अब यहाँ पर
चांदी के टुकड़े कितने लिए जाए ये भी लोगों में भ्रम है, बहुत से लाल किताबियों में भी है, शायद आपको भी हो, जी कितने टुकड़े लिए जाते हैं 9 शुक्र 9 चौकोर, में, 9 चौकोर, तो ये गलत है। ये गलत है। पंडित जी 7 करवाते थे। अच्छा, कैसे? शुक्र को वहाँ से उठाकर 7वें में पहुँचाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ। जी 7 टुकड़े लिए, 7 की संख्या क्यों ली? शुक्र यहाँ पे मंगल बद्ध का असर देता है। जी कन्फर्म है। ठीक है, मंगल बद्ध को हमने मंगल नेक से करना, फिर वही रूल आ गया, मंगल बद्ध को मंगल नेक से कंट्रोल किया जाता। तना कौन सा है? नीम का है। नीम कौन है? मंगल है। मंगल है। अब मिथुन राशि में मंगल, खाना नंबर 3 है, 7वां घर है। मंगल को उठा के 7वें घर में ले गए, मंगल के हवाले कर दिया। समझा। यानी कि मंगल बद्ध को मंगल ही संभाल सकता है। मंगल बद को मंगल संभाल लेता। एक चीज़ और भी कही जाती है ना कि मंगल एक बार अगर मंगल नेक भी बदी का रूप पकड़ ले तो वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो बद्ध वैसे नहीं होता। मंगल बद्ध को पहले समझना होगा मंगल बद्ध होता क्यों है। आप किसी को गाली गलौज निकालने लग जाएं जी तो मंगल बद्ध कहा जाएगा। कहा जाए। आप किसी के साथ बिना बात पे झगड़ा करने लगे तो भी मंगल बद्ध कहा जाएगा। लेकिन साथ में इसके इन्वॉल्वमेंट किसी और ग्रह की भी होती राहु है, की। वो उसको बढ़ाता है। जी अगर उसको बढ़ाना रोक दिया जाए तो मंगल बद्ध उतना बुरा असर तो नहीं देगा। नहीं देगा। वही मंगल और डॉक्टर भी हाँ, बनाएगा हाँ। इंसान को। देखो, अब मंगल नेक और बद्ध को समझाता हूँ। हमारी सेना फौज है जो जी। बॉर्डर पे लड़ती है, गोली चलाती है, जी तो क्या वो मंगल नेक है? मंगल पद है। मंगल नेक वाला तो गोली चला ही नहीं सकता, हथियार चला ही नहीं नहीं सकता। चला सकता। मंगल बद्ध पैदा होगा तो गोली चलेगी। जी तो ये मंगल बद्ध है। और जैसे आप यहाँ मंगल डॉक्टर बद्ध- भी तभी पता उसमें थोड़े से मंगल बद्ध आता है तो ही वो किसी की चीर फाड़ कर पाएगा। उसमें राहु का कंट्रोल है तभी वो मंगल बद का असर भी कर रहा है, परंतु राहु से वो बचा नेकी भी पे रहा भी हाँ है। मतलब मेरा सवाल यही था कि डॉक्टर हो या सैनिक हो, ये काम तो भले के लिए ही कर रहे हैं ना। लेकिन मंगल बद तो फिर बुराई का रास्ता है। नहीं, मंगल बद्ध देखो, अगर मंगल 10 वाला हम्म सेना में जाएगा, दूसरा तो जा ही नहीं सकता। मंगल यहाँ उच्च है, उच्च का होकर जब वो जरूरत पड़ेगी तो हथियार उठाएगा, हम्म जी नहीं उठाएगा। जब उस पर खुद पे बन जाएगी, वो कहता है जी मेरा देश, मेरी धरती, मेरी माँ है, वही। मुझ पे हमला हो रहा है, हम्म तो वो हथियार उठा लेगा। तब मंगल बद्ध को कहते हैं जी हिलाना। मंगल बद्ध फिर पीछे नहीं हटता, कहता है या मर जाऊंगा या मार मार दूंगा। दूंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार वो बदी के रास्ते एक पे बार वो चला, चल गया आगे तो वो फिर पीछे नहीं नहीं मुड़ता। पीछे नहीं मुड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम लगातार उपायों की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे कुछ फटाफट कुछ ऐसे उपाय मैं चाहूँगी कि दर्शकों के लिए आप बताएं जो डे टू डे लाइफ में मतलब रूटीन ज़िंदगी में। वैसे तो हमेशा उपाय लाल किताब मतलब अपनी कुंडली दिखा के ही करने चाहिए सभी को। मैं दर्शकों को भी यही बोलूँगी कि क्योंकि हम देखते हैं आजकल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कोई भी उपाय बताते हैं और लोग उसे कर भी लेते हैं। हम लगातार यहाँ पे बात करें क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें झेलना पड़ता है। ऐसा लाल किताब कहती है कि कोई भी उपाय बिना कुंडली दिखाए नहीं करना चाहिए। फिर भी क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो रूटीन की लाइफ में लोग करें? फ्री के उपाय बहुत से हैं। हाँ, जिनका कुछ नेगेटिव असर ना आता हो या बैकफायर ना करते हो, ऐसे कुछ बैकफायर उपाय। क्या है? आपको शनि का उपाय बताता हूँ। हम्म आप में ईगो आ गई हम्म तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका कर्म खराब हो गया, हम्म तो शनि आपको यहाँ पर उल्टा असर देना शुरू कर देगा। हम्म आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर लो, शनि अच्छा। आपका शनि अच्छा हो जाएगा। करके देखे लोग, फिर बताएंगे यार वाकई ये फ्री का उपाय लाल किताब वाले ने दे दिया। तो करके देखिए, ईगो नहीं करना है। अगर शनि खराब हो रहा है कुंडली में तो ईगो मत रखिए। चंद्र बुरा असर दे रहा है हम्म तो आपका मन मस्तिष्क उल्टे विचारों से भरा पड़ेगा। आप एक जगह टिक पे काम नहीं कर पाओगे। तो उसका आसान उपाय है, आप कुछ दिन दूध मंदिर में दे दो। यहाँ पे कंडीशन है, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना। बहुत से एस्ट्रोलॉजर शिवलिंग पे चढ़वा देते हैं। चंद्र और शनि तो वैसे ही विष योग बोला गया है, जी तो लाल किताब इसको जहर बोलती है। चंद्र खराब होने पे लोग शिवलिंग पे जल भी बोलते हैं, जल चढ़ाया जा सकता है? नहीं, मैं तो नहीं रिकमेंड करता। अच्छा, नहीं उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि लोग मतलब कि जो शिवलिंग है वो काले रंग का, काले पत्थर का, तो शनि की आ गई। आप शनि को वो चीज़ें दे रहे हो।
हमने पहले तो उसको चंद्र को अकेले को कंट्रोल करना है। तो आप किसी भी मूर्ति जिसको आप इष्ट मानते हो उसके आगे, उसकी मूर्ति के आगे दूध दे दो, जल चढ़ा दो। अच्छा शिवलिंग पे ना सर, चढ़ाएं। आराध्य देव। अच्छा सर है। नहीं तो आप छोटा सा मंत्र बोलो, ओम चंद्र देवाय नमः, इससे भी आपको राहत मिलेगी। फ्री का चंद्र उपाय। के लिए एक रेमेडी ये भी दी जाती है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठना, उसका भी कुछ और लॉजिक चंद्र है। ग्रहण के लिए मून लाइट में बैठना। मूनलाइट में चंद्र ग्रहण का उपाय है। तो वो कोई भी कर सकता है। नहीं, चंद्र खराब है तो अगर चंद्र उच्च का तो फिर आप करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चंद्र खराब है तब आप वो रेमेडी कर सकते हैं। जी। ठीक है। तब चंद्रमा से उसकी ऊर्जा ली जाती है कि चंद्रदेव की मुझे ऊर्जा दो अपनी। बेसिकली ये सारा जो गेम है वो एनर्जी का है। वो जैसा कि अभी भी विनीत जी ने आपको पहले बोला कि भाई आप जो है किसी ग्रह को नहीं शिफ्ट कर सकते, हम उसकी हम एनर्जी को उसकी शिफ्ट एनर्जी करते को हैं। शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह सर बाकी ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। अगर शुक्र खराब है, शुक्र का तो अभी मैंने आपको उपाय बोला ही। हम्म, इत्र किसी का अगर राहु से खराब हो रहा तो इत्र सफाई कर्मचारी को दे दो, नज़ारे आ जाएंगे। इत्र सिर्फ सफाई कर्मचारी को देने से शुक्र अच्छा होता है। जनरल राहु रेमेडी। से खराब हो रहा हो तो मतलब कहीं पे राहु और शुक्र की युति कहीं पर मैरिज लाइफ को खराब कर रही है तो आप इत्र सफाई दे सकते कर्मचारी को हम इत्र सीधा दे एक देते थंब रूल बता देता हूँ। आपको कोई भी बुरा असर मिल रहा है, हम्म, कौन सा ग्रह दे रहा है और कौन सा ग्रह ले रहा है। हम्म, आपको उदाहरण समझ, आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे? हैं। खाना खाएंगे। तो जो ग्रह बुरा असर दे रहा है और जो ग्रह दिलवा रहा है, हम्म, तो जो ग्रह बुरा असर दे रहा है उसकी चीज़ें देने वाले को दे दो, तो क्या होगा? उसकी भूख शांत हो जाएगी, वो आराम से सो जाएगा, आपको अच्छा असर मिलना शुरू हो कहने जाएगा। का मतलब ये हुआ कि कोई ग्रह की वजह से कोई ग्रह पे असर आ रहा है और वो सामने वाले को दे रहा है तो आप सीधा जड़ को पकड़ो कि जहाँ से वो चीज़ आ रही है उसी चीज़ को उसका इलाज दे दो। ना तो कि वहाँ जो से खराब हो रहा है उस ग्रह ये का उपाय लाल- ना करके ये लाल जो किताब का खराब थंब रूल है। जी थंब जो रूल खराब कर रहा है ग्रह हमें पहले उसका इलाज करना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलत समझ गई। जो ग्रह खराब कर रहा है उसको, उस ग्रह जो ग्रह खराब हो रहा है उसकी चीज़ें उसको देनी है। जो ग्रह खराब हो रहा है, जो खराब कर रहा है उसकी चीज़ें उसको दे दो। अच्छा, जो खराब कर रहा है उसकी चीजें, जो मैंने ग्रह अभी खराब आपको हो एक रहा है। रेमेडी बताई थी ना इत्र की। राहु खराब कर रहा है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो शुक्र खराब हो रहा है, शुक्र का की इत्र चीज़ें हमने राहु को दी। दे दिया। ठीक है, बिल्कुल। मतलब अभी एक और बात बताता हूँ। खाना नंबर 9 में गुरु हो, हम्म, खाना नंबर 5 में राहु हो, तो इसे चंडाल योग बोलते हैं। जी। हम्म, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एक लाल किताब वाला बोलेगा जी आपके घर में किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है। जी। मेरे जैसा थोड़ा सा एडवांस भी कभी कभी बोल जाता है यार तेरे पिता को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बंदा कहता जी है। तो अब क्या करेंगे? गुरु की चीज़ें राहु को दे देंगे। मतलब कि चने की दाल आपने सफाई कर्मचारी को दे दी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मैं बेसन की बर्फ़ी दिलवा देता हूँ, मंगल भी ठीक मंगल है। भी साथ में ठीक है सर। बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी सफाई कर्मचारी को दे दें। तो कितना आसान है, कितने की है? आप जितनी संख्या की तो ताल्लुकात ही नहीं है। अगर 9 में बैठा तो 9 पीस लो, बेसन की बर्फी दे दो, 40-50 रुपये में, 100 रुपये में आ जाएगी। जी। इतना सस्ता। तो वैदिक वाले तो लाख लाख रुपए के उपाय बताते हैं। काल सर्प दोष की पूजा 1 लाख रुपया दे दो जी। बिल्कुल। हम कहते हैं आजा 10 रुपये में करवा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मतलब- रिलेशनशिप में आजकल लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए फिर रिलेशनशिप तोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे पहले ये पकड़ना होता है। कहीं ना कहीं राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर राहु इन्वॉल्वमेंट न हो तो रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकती, पार्टनरशिप खराब नहीं हो सकती। राहु का काम ही नैतिक कार्य करवाना है। आप किसी भी कुंडली में देख लो, अगर राहु जिसमें खाना नंबर 7 रिलेशनशिप का है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो रिलेशनशिप तो जाएगी, डेली इनकम भी जाएगी। खाना नंबर 7 डेली इनकम का भी है, उसकी इनकम पे भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली सर, इसमें नो डाउट। तो इसके लिए कोई जनरल रेमेडी है? किसी के रिश्ते अगर घर में अच्छे ना चल रहे हों तो वो कोई जनरल राहु की रेमेडी करवाते हैं। राहु की अलग अलग घरों की रेमेडी होती है। वही चीज़ है कि हर चीज़ का जनरल उपाय नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसे छोटे छोटे उपाय ज़रूर मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको
ठीक करें। पर जनरल उपाय के लिए बहुत सारे जनरल उपाय हैं, बहुत सारे लोगों ने दिए भी हैं, पर वो करने के बाद लोगों को नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं भी अगर आपने कोई समस्या जाननी है तो किसी लाल किताब विशेषज्ञ से मिल जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो, आपने जो सुना हो, वो ग्रह उसको खराब ना कर रहा हो, किसी और वजह से वो ग्रह खराब हो रहा हो। तो गलत रेमेडी करके नुकसान गलत पहुंचाने से रेमेडी बेहतर करके है कि नुकसान किसी करो। एस्ट्रोलॉजर से मिलके कुंडली दिखा लीजिए, फिर कुंडली ही रेमेडी दिखानी करिए। चाहिए भी जरूर। तो विनीत जी, जो लोग ज्योतिष को डर की तरह, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्योतिष को डर की तरह देखते हैं या फिर डरते हैं तब ज्योतिष के पास जाते हैं, जब उन्हें उनके अंदर एक डर होता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे या उनके लिए ज्योतिष को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम ज्योतिष को डर की तरह नहीं देखते, ना ही किसी को डराते हैं, बल्कि हम अपने पास आए व्यक्ति को समझते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं, उसका निदान उनको करवाते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपका कर्म है, ये आपने काम नहीं करना, इससे आपको ये नुकसान होगा। जैसे राहु 11 में बैठा हो तो हम क्या उस, या वर्षफल कुंडली में 11 में आया हो, तो हम उसको कहते हैं कि आपने ध्यान रखना है आपके घर में नीले रंग की कोई भी चीज़ ना आए। अगर वो आएगी तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लो आपने नीलम ले लिया तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा। ये राहु की ताकत है, ये राहु की चीज़ है। राहु 11 में आएगा तो ये पक्का करवाएगा, वो घर में आपके नीले रंग की चीज़ लाएगा, किसी भी रूप में लाए। तो ये प्रिकॉशन हम इसलिए कहते हैं, हम लोगों को डराते नहीं, लोगों को उनके अनुसार जीना सिखा देते हैं। क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। हम लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि आप मेरे साथ एक आत्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। मैं आपको आपकी आत्मा के विरुद्ध जो आपने कार्य नहीं करने, उनको रोकना है। कैसे रोकना है वो प्रिकॉशन के रूप में बता देते हैं। अब राहु खाना नंबर 11 में आ गया तो हम ये भी कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना। अब कैसे क्यों नहीं करना? खाना नंबर 3 आपके पड़ोसियों का है, आपके पड़ोसियों से आपका विवाद हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन अगर एक जातक को बता दो, वो ये ना करे, तो उसकी आधी 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है डरने की चीज़ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों को डराते नहीं, हम लोगों को उसके ग्रहों के अनुसार जीना सिखा देते हैं। उनके मन से वो डर निकाल देते हैं, भी ये ग्रह ये कर देगा, वो नहीं कर सकता वो ग्रह। अगर हम उनको ये बताएंगे आपने ये नहीं करना, मतलब उनको हमें वही गाइड हम कर रहे हैं कि आप अपने ग्रह को इस अनुसार लेके चलें, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ, शनि की माया राहु की छाया के नाम पे जो डर है उसको निकाल करके आप एक जीवन जीने की कला को सीखें। तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है बेसिकली देखा जाए तो, और ये आपको लाइफ को जीना सिखाती है, पर शर्त कि क्या हम जीना चाहते हैं। अब एक शराब पीने वाला शराब पीना ही ना छोड़े तो फिर शनि उसका क्या बिगाड़ेगा, नशा उसका क्या बिगाड़ेगा? वो अपना प्रभाव तो देगा ही देगा ना। शराब छुड़ाने का उपाय क्या करवाते हो आप? मैं सीधा कहता हूँ, मकान कुंडली में एक कॉर्नर ऐसा है, वहाँ पर उसको कहे शराब रख के पी, वो खुद ही छोड़ जाएगा। कौन से कॉर्नर है वो? साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, मंगल की सेंटर के बीच में उसको कहे शराब रख के पी, वहाँ पे बैठना शुरू कर दे, उसको वो बोलना शुरू हो जाएगा। साउथ में कहते हैं ना, यहाँ पे टॉयलेट बना ले जी, तो उस जगह पे उसकी शराब रखा दो, शराब छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ वो पे डिस्पोजल का है। समझ गया। बिल्कुल। तो भाई आप लोगों ने जाना कि साउथ की डायरेक्शन में कोई भी इंसान शराब रख कर पिएगा या कोई भी नशा उस डायरेक्शन में बैठ के करेगा तो वो अलगाव की जगह है। तो वहाँ पर बैठकर दारू पीने से या किसी तरह का कोई नशा होता है तो वो नशा छूट जाएगा, जैसा कि विनीत जी ने बताया। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा उपाय है, फ्री का उपाय है। वाकई में फ्री का उपाय है सर। तो विनीत जी, लाल किताब को लेकर भी लोगों को कई सारे भ्रम हैं और कई सारी, मतलब अब तो ये स्थिति है कि मार्केट में कई तरीके की लाल किताबें हैं। तो जो लोग लाल किताब पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी लाल किताब, ओरिजिनल लाल किताब कौन सी है और कितने इसके पार्ट हैं, कितने अलग अलग उस पार्ट में ये आई हुई है मार्केट में? देखिए सोनल जी, लाल किताब 1952 टोटल 1173 पेज की है। इसके अलावा अगर आपको छोटी सी बुक मिलती है
तो वो ओरिजिनल तो नहीं हो सकती। ओरिजिनल लाल किताब 1952 उर्दू में छपी हुई है, उसकी 1000 कापियाँ छपी थी, उसके अलावा उसके बाद दूसरा रीप्रिंट नहीं हुआ। पंडित जी ने कई लोगों को फ्री में कह लो या बहुत कम कीमत पे 2-4 रुपए में दी थी, तब उसकी वैल्यू इतनी ही थी जी। उसका हिंदी वर्जन आया, हिंदी वर्जन 1173 वाला पेज वाला ही, वो ही पढ़ें, वो ही ओरिजिनल होगा। अगर कोई कहता है ये 1200 पेज का 1400, फिर जाहिर है उसने या तो पिछले जो वर्जन है वो उसने मिक्स कर दी है, या कुछ उसने अपना वैदिक का डाल दिया। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लाल किताब के नाम पे ऐसी किताबें आ रही हैं जिसमें वैदिक का पार्ट डाला हुआ है जी बिल्कुल। और उसको लाल किताब के नाम से बेच रहे हैं। पर यहीं पे सर, जैसा कि आपसे हमने जाना कि आपने भी, जैसे कि वेणी गोपाल जी का अगर नाम लें जिन्होंने हिंदी वर्जन किया था, वेणी माधव जी ने, तो उसी तरह से आपने उसको और प्योर भाषा हिंदी में पूरे, जैसे कि 1173 उर्दू में लिखे गए थे, उसी के आपने भी हिंदी में पूरे 1173 वर्जन किए हैं, जो कि आपके मेरे सामने रखे भी हैं और मैं देख भी रहा था। और मैं खुद लाल किताब से हूँ तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं तो लाल किताब भी पढ़ता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये सर का जो है बुक आई है, जो कि ऑथर हैं नाजुमी विनीत नागपाल जी। ये बुक हार्ड प्रिंट में कॉपी में नहीं है, ये ज़्यादातर आपको PDF फॉर्म में मिलेगी। इसकी साइट अभी सर बता देंगे, परंतु इस तरह से ये सर का फ़ोटो और पूरी पीछे पूरी डिस्क्रिप्शन है, और बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में सर ने समझाया है, और एक एक चीज़ का मतलब क्या है। जैसे अभी हम इस पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे, जैसे घोड़े के मुंह में देसी खांड, है ना, इस तरह की लैंग्वेज का यूज जो है किया गया है। पर बेसिकली वो है फोड़े के मुंह में देसी खांड, परंतु यहाँ पर क्या किया गया, कई लोग इसको बोलते हैं घोड़े के मुंह में देसी खांड। तो क्या है, उन्होंने क्या बोला कि ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। नहीं बॉस, प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं है। लाल किताब जो 1952 पंडित जी की उर्दू में है, उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। जितने भी लाल किताब भी ये कहते हैं कि वहाँ कोई मिस्टेक है तो वो गलत है या अधूरी जानकारी है, वो नहीं है। हाँ, कुछ जानकारी है, पंडित जी ने कुछ चीज़ें आगे तो कुछ चीज़ें पीछे करी हैं। उसी रूप में जो है विनीत जी ने उसको पूरा हिंदी में कर दिया है और आपको समझाने की कोशिश की है। पर हाँ, वही चीज़ इसमें भी रहेगी आप लोगों के साथ कि कोई चीज़ का अगर माइंड में क्वेश्चन मार्क डाला है तो उसका आंसर किसी और पेज पे मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। तो ये किताब आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, सर बता देंगे। दूसरा, किसी भी तरह का एजुकेशन से या किसी भी तरह की किताब से कोई जानकारी चाहिए तो आप एस्ट्रो हेमंत टीम से भी ले सकते हैं, वो भी विनीत जी तक आपको पहुंचाने में पूरी सहायता करेगी। तो विनीत जी, थोड़ा सा इस किताब के बारे में आप अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जो लोग लाल किताब को बड़ी बारीकी से जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आजकल इस पे ये करना है वो करना है लगे हुए हैं, पर कहते हैं ना वो जब तक आगे से आपके पर्दा ही क्लियर नहीं है ना, जब तक आपके सामने से पर्दा ही क्लियर नहीं है तो क्लियर कैसे कर पाएंगे। लाल किताब में ना भाषा कुछ अलंकारिक भाषा प्रयोग की गई बिल्कुल है। बिल्कुल। वहाँ पे लोगों को समझने में दिक्कत है। जो तो पंजाबी है, पंजाबी जानता है, इसमें पंजाबी का टच है बिल्कुल है। तो पंजाबी का टच होने के कारण हिंदी भाषी लोगों को ये किताब समझने में मुश्किल होती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। पंडित जी ने एक जगह लिखा है, नन्हे बच्चे की मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। अब एक आम आदमी नहीं समझ सकता जब तक वो ज्योतिष की थोड़ी सी जानकारी नहीं रखता। ज्योतिष की जानकारी रखने वाला ही इसे समझ सकता है। अब इस सिंपल सी भाषा लिखी है, लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या है, जब आदमी को ये समझ में आता तो वो हैरान हो जाता है, यार लाल किताब इस भाषा में लिखी हुई है। अब मैं समझाता हूँ। पंडित जी कहते हैं, नन्हे बच्चे की मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका ये हाथ आता है, उस पर ये रेखाएं होती हैं जी। तो पंडित जी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बुध को लाल किताब में आकाश बोला गया है, आकाश में ही वो सारे ग्रह विचरण कर रहे हैं। तो कहते हैं उन आकाश में जो उस समय, उसके जन्म के समय जो प्लानिटरी पोजीशन थी, वो उसका खाका आपके हाथ में छप कर आ जाता है।
जिसे कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल। इसीलिए पंडित जी ने कहा नन्हे बुच्चे की मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का, यानी कि उस समय जो प्लानिटरी पोजीशन थी वो आपके हाथ में है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, टाइम नहीं है, तो हाथ से भी कुंडली बनाई जा सकती है। लाल किताब में इसकी एक उदाहरण दी गई है, 10-12 पेजों में भी हाथ से कुंडली कैसे बनाई जाती है, कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थापित होगा, वो हस्तरेखाओं पर है, जाल का निशान अगर होगा तो राहु होगा, जिस खाने में होगा वहाँ पे राहु देखा जाएगा, केतु का निशान होगा, उल्टा त्रिशूल होगा, तो केतु का निशान देखा, या ई टाइप का निशान होगा। तो इस प्रकार से पंडित जी ने कुंडली मंगल का चकोर कहीं पे बन रहा है तो कहते हैं जी मंगल इस घर में स्थापित कर दिया, और गोलाई का बुध बन रहा है तो गोलाई का बुध का सर्कल बन रहा है, और सर्कल के ऊपर लाइनें लगी हो तो वो सूरज का निशान भी है। ऐसे ही एक और बात कहते हैं, यहाँ पे अगर ये जो बुध रेखा जिसको बोल रही है, यहाँ से चंद्र रेखा मिलकर जी मिल रही हो, अगर बहुत ज़्यादा मिल रही हो तो बंदा सुसाइड कर लेगा। ये भी लाल किताब में लिखा हुआ है जी। आप किसी की अप्लाई करके देखना, उसको कहना बंदा सुसाइड कर जाएगा, किसी न किसी मोड़ पे आके बुद्ध की उम्र के से पहले वो सुसाइड कर जाएगा। तो इस प्रकार से पंडित जी ने बातें छुपा कर भी लिखी हैं और बताई भी हैं। इनको समझना चाहिए, ऐसे नहीं बुराई करनी चाहिए कि ये लाल किताब में ये गलत लिखा हुआ है। पंडित जी ने एक जगह लिखा है कि ये बंदा मंदिर ना जाए, बाहर से खड़ा होके प्रणाम कर ले तो इसको अच्छा असर मिलेगा। अब वैदिक वाले कहते हैं यहाँ हमें धर्म से जोड़ना, धर्म से तोड़ना सिखाते हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये कई लोगों का डाउट है कि लाल किताब में बोलते हैं घर पे मंदिर मत बनाओ या मंदिर मत जाओ, इससे लगे लोगों के मन में बहुत मिथ है, कह लीजिए ये एक वजह है बहुत बड़ी। तो उसे मैं चाहूँगी कि आप लोगों का वो भ्रम तोड़े। आज लाल किताब भी ये कहती है घर में मंदिर मत बनाओ, लेकिन आजकल वास्तु वाले बनवाते हैं। मंदिर की जगह घर से बाहर होती है। हमारे पुराने घरों में, पुराने टाइम में घर में मंदिर होता था, लेकिन घर की बाउंड्री से बाहर बनाया जाता था। हमारा घर गृहस्थ का जीवन है, हम सब काम वहाँ पे करते हैं, हम अपने हम बिस्तरी जीवन भी जीते हैं। तो जहाँ पे हम बिस्तरी जीवन होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो गुरु अट्रैक्ट होगा। घर में अगर मूर्ति लगाते हैं पक्की पत्थर की तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जी। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो कहीं ना कहीं तो गुरु पे इफेक्ट आएगा, आपके बुजुर्गों पे इफेक्ट आएगा, इसलिए मना किया जाता है। फोटो लगाने की कोई मनाही नहीं है, मूर्ति स्थापित मत करें, उसका नेगेटिव रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहूँगी कि पूजा पाठ की मनाही नहीं है, ना ही आपको आपके धर्म से दूर करने की कोशिश की है लाल किताब में, बल्कि अगर आपको करना है तो आप अपने घर के बाहर उसके प्रिकॉशन बताए गए हैं कि उससे क्या क्या नेगेटिव असर हो सकते हैं अगर आप घर में मंदिर रखते हैं। तो अगर आपको मंदिर बनाना है तो या तो आप घर के बाहर बनाइए या फिर मंदिर जाके पूजा कीजिए। मंदिर जाके पूजा करो, क्योंकि उसे गलत तरीके से दर्शाया जाता है ना। मैं वही बताऊँ, धर्म मंदिर से जाना मनाही धर्म से अलग कैसे जुड़ गया। हाँ। ये तो गलत बयानबाजी। धर्म एक अलग चीज़ है, हम किसी धर्म को मानते हैं, वो मंदिर की मर्यादा में तो नहीं आता, तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। हम मंदिर जाना छोड़ना थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं भी दहलीज नहीं लांघेगा, दहलीज लांघेगा तेरे को नुकसान होगा। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। विनीत जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप सबसे पहले बताओ कि कौन सा ऐसा योग है जहाँ पर आपको मंदिर जाना सिर्फ मना है, क्योंकि वो एक ही योग है पूरे लाल किताब में। मैं बताता हूँ, किसी की जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 2 में आ जाए तो भी हम कहते हैं धर्म स्थान में नहीं जाना। आपको पता है ना जी, केस पड़ जाता है उस पर। और जो लोग इससे रिलेट करते हैं वो करके देखें, वो बुध दूसरे घर में आपको बताता हूँ कि खाना नंबर 8 एक्टिवेट हो जाता है जी, जहाँ रास्ता बन जाता है जी। उस पर केस पड़ जाएगा, बंदे को कहता है केस पड़ जाएगा और वाकई में पड़ जाता, वो नहीं करता। तो अब यहाँ पर एक मिथ और भी तोड़ते हैं। एक तो आपने ये योग बता ही दिया, और एक मिथ और तोड़ते हैं लोगों को। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि चौरस्ता जो है चौथा घर है, ठीक है। उस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मिथ मुझे भी था। चौरस्ता और खाना नंबर 4 दोनों अलग अलग हालत है जी। खाना नंबर 4 चंद्र का घर है, कर्क राशि है। मंदिर तो खाना नंबर 2 है, वृषभ राशि है जी। तो भी ये दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। कई बार खाना नंबर 4 का उपाय कराने के लिए चौरस्ते का इस्तेमाल कराया जाता है। पंडित जी ने एक जगह स्पष्ट लाल किताब में लिखा है, जहाँ पर
जहाँ पर आपके लिए धर्म स्थान में जाना संभव ना हो, तो वही उपाय आप चौरस्ते पे कर सकते हैं। इसका मतलब तो वो मंदिर ही, चौरस्ते को मंदिर मान रहे हैं, जी। तभी है ना, शनि का चौरस्ता में ये बात लिखी हुई है। नहीं, लाल उसी किताब तरह में। से आप जो रेखाओं को के साथ बता रहे थे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वही बताता हूँ। अब चौरस्ता बना कैसे, पंडित जी लिखते हैं कि शुक्र की लेटी लकीर कही गई है लाल किताब में, जी, बृहस्पति की खड़ी खड़ी रेखा बोला, खड़ा डंडा बोला है लाल किताब में, ऐसी पंजाबी बिल्कुल भाषा बिल्कुल में बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल ये दोनों मिल जाए तो कहते हैं जी स्वास्तिक का चिन्ह बन गया, ये खाना नंबर 2 बन गया। तो अब चौरस्ता भी देखो, वहाँ पे 2 सड़कें निकल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जी, तो इसलिए खाना नंबर 2 बन गया। अब विदेश में लोग लेते हैं, मंदिर उनसे किसी के घर से 200 किलोमीटर दूर है, किसी से 150 किलोमीटर दूर है, तो वो बंदा तो जा ही नहीं सकता, तो हम उसको चौरस्ते पे उपाय करवाते हैं, हम स्थान बदलते हैं, तो ये जगह 2 नंबर को जाती है। लाल किताब में स्पष्ट लिखी हुई है बात। जी। ये दिन दोनों के मिलने से शनि का चौरस्ता बन जाएगा, स्वास्तिक बन जाएगा, ये बातें लिखी हुई हैं। अब बस समझना अपने समझना अपने ढंग के हमारे है। ऊपर बात है, हमारा नज़रिया क्या कहता है वो अलग चीज़ है। पर हाँ, इसीलिए लाल किताब के उपाय जब हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ करते हैं और इन चीज़ों को समझ के करते हैं तो डेफिनेटली वो उपाय काम भी करते हैं। नहीं तो मार्केट में भरमार है अलग अलग तरह के उपाय जो करोड़पति एक दिन में बना देते हैं, ठीक है, दूसरे दिन वो करोड़पति तो बनते नहीं है, वो रोडपति करोड़पति जरूर बन बनते जाते हैं। हैं। अब मैंने एक कुंडली देखी, मेरे को उस जातक ने बताया, मैंने उसको बोला तेरी 2 शादियां को योग है, तो कहता जी मेरे को एक लाल किताबी ने, मैं अपने साथी की बुराई कर रहा हूँ लेकिन जी। गलत उपाय करवा दिए, तो गलत ही है, चाहे वो कोई भी करवाए मैं भी करवाऊँ तो वो जी। गलती माना जाएगा। कहते हैं 2 शादियों का योग है तो एक बार रिलेशन बना ले, तो 2 शादियों का योग टूट जाएगा। हाउ दिस पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आपने तो और गलती करवा दिया मतलब। मैंने फिर उसको बोला भी तेरे को उपाय करने के बाद नुकसान उठाना पड़ा होगा। कहता जी मेरे को नुकसान हुआ, मेरा काम धंधा चौपट हो गया। तो यहाँ पर पंडित जी ने लिखा है 2 शादियों का योग है, तो शुक्र खाना नंबर 4 के लिए ये बोला गया अभी 2 शादियों का योग है। तो पंडित जी कहते हैं कि अपनी ही पहली पत्नी से अपनी शादी वाले दिन दूसरी बार उसी तरह शादी का जैसे पहली बार की थी, तो ये 2 शादियों का योग टूट जाएगा। तो कितना आसान उपाय है। एक गलत उपाय करने से ये उपाय करना फ़ायदेमंद है या वो उपाय करना फ़ायदेमंद है, बिल्कुल। लोगों को बड़ा स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे पारंपरिक ज्योतिष है, जो ज्योतिष है उसकी वजह से लाल किताब को लेकर कई सारे भ्रम हैं, तो ये जो और दूसरे ज्योतिष की जो दूसरी विधाएं हैं और लाल किताबें, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इस वैदिक की देखिए बात लाल कर रहे हैं? किताब की कुंडली भी वैसे ही बनती है जैसे वैदिक वाले बनाते हैं। बस वैदिक वाले बनाते हैं, लगन देखते हैं, लगन के घर में कौन सी राशि बैठी है। मान लो शनि लगन में बैठा है, तो वैदिक वाले ये बोलेंगे कि शनि अपनी राशि में 11वीं राशि में, जिस कुंभ राशि है, वो लगन के घर में बैठा है। तो लाल किताब वाला ऐसा नहीं बोलेगा। लाल किताब में राशियां फिक्स्ड हैं, वो घूमती नहीं है। लाल किताब के पहले घर में मेष राशि है, तो जो एक लाल किताब वाला बोलेगा वो कहेगा शनि मेष राशि में या खाना नंबर 1 में बैठा है। तो यहीं से लाल किताब और वैदिक ज्योतिष का जो फलित है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हम कुछ भी नहीं देखेंगे। अब एक वैदिक वाला बोलेगा कि शनि की 10वीं राशि में जो मकर राशि है वो कहाँ पे बैठी है, वो कहेगी वो 12वें घर में बैठी है। तो लाल किताब वाला तो नहीं ऐसा बोलेगा, वो पीछे जाकर नहीं देखेगा शनि की दूसरी कहाँ पे राशि बैठी है, वो ग्रह देखेगा 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा, उसके मुताबिक वो फलित बोल देगा। राहु बैठा तो एक लाल किताब वाला बड़ी आसानी से बोल देगा यार तेरा खर्चा बहुत बड़ा होगा, तू कमाता 50 पैसे तो तेरे खर्चे 60 पैसे हो जाते आमदनी होंगे। 98, खर्चा रुपया। तो राहु वहाँ पे बैठ के खर्चा बढ़वाएगा, अच्छे कामों में बढ़वाएगा, बुरे कामों में शायद कम करवाए। तो ये राहु का काम है बढ़ाना। खर्चे का घर है खाना नंबर, तो राहु खर्चे को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कुंडलियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। हाँ, मतलब काम तो एक ही, जो एंड रिजल्ट है कह लीजिए, जो लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी है वो भी निकली तो वैदिक से ही है। जो लोग वैदिक का पार्ट ही है, मैं कहता हूँ वैदिक का पार्ट है। जो मर्जी वैदिक वाला आप मेरे साथ आके बैठ, मैं बता दूंगा लाल किताब में वही नियम लिया गया है, लेकिन उस नियम का प्रयोग अलग ढंग से किया है। दोस्ती दुश्मनी ग्रहों की
वैदिक में भी वही है, लाल किताब में क्या अंतर है? राशियां 12 वही वैदिक में है, वही इधर है, तो क्या अंतर है? सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। बस वो भाव बेस्ड है, वो राशियों पे बेस्ड फलित है। उसमें नमाज देखना पड़ता है, देशकान देखना पड़ता है, समाज देखना पड़ता है, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, मान तो उसका कहते हैं जी वो वहाँ पे बैठा है, ये होगा, उसका स्वामी कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। पर ये बात भी तो सच्चाई है विनीत जी कि उपाय के नाम पे जो है लाल किताब ने ही उपाय दिए, और उसके बाद जितने भी वैदिक वाले हैं या किसी भी ज्योतिष वाले हैं वो उपाय तो लाल किताब के ही दे रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ऐसे पर्सन का, जो बड़े बड़े वास्तु वाले हैं जो अपनी फीस को बहुत महंगी बताते हैं, अल्टीमेटली में लाल किताब के ही उपाय दे रहे हैं। वही धातुओं का यूज़ करा के हल्दी की गांठें या तांबे का स्क्वायर पीस या एल्युमिनियम का, जिस भी चीज़ का जो लाल किताब में आशियों में आता है, उन्हीं चीज़ का यूज करा के घर के वास्तु को भी ठीक कर रहे हैं। तो लाल किताब में तो अपने आप में वास्तु भी है, लाल किताब अपने आप में कुंडली भी है, लाल किताब अपने आप में हस्तरेखा भी है, और लाल किताब पूरी बॉडी भी है। अगर बात करें तो दिमाग के 42 खाने या फेस के ऊपर मैं आपको काल पुरुष की कुंडली का एक चित्र दे दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे दिखा देना। ठीक है। वो ही जो खाने 12 हैं वो ही कुंडली में है, तो आपको वो चित्र देख के पता चल जाएगा ये ग्रह खराब हो रहा है तो बॉडी का कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। जी बड़ी आसानी से एक लाल किताब वाला इसीलिए बता देता है, उसको पता है भी कौन सी राशि कहाँ पे पड़ती है और कौन सा इफेक्ट आएगा। मेष राशि सिर को रिप्रेजेंट करती है, तो जब भी मेष राशि में कोई बुरा ग्रह बैठा, राहु बैठा या शनि बैठा है, तो हम बोलेंगे यार तेरे को दिमाग से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो वहीं पे असर करेगा। मंगल पेट है तो मंगल खराब होगा तो एक लाल किताब वाला बिना देखे बोल देगा यार तेरे को पेट की कौन सी समस्या है। आंतड़ियाँ खराब है तो वो छठे घर से देख लेंगे, छठी राशि। यूट्रस है देखनी है तो खाना नंबर 7 देखेगा बंदा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से लाल किताब वाला बड़ी आसानी से हर बॉडी पार्ट को देख के उसमें कौन सा ग्रह बैठा है ये बता देता भी आपके साथ ये घटना घटेगी। वैदिक वाला नहीं बता सकता। हम वैदिक की बुराई नहीं करते, लेकिन वैदिक में वो नियम नहीं लिखे गए जो लाल किताब में एडवांस रूप में जो कि एक तरह से हस्तरेखा, वास्तु और कुंडली का कॉम्बिनेशन दे करके जो ये लाल किताब निकली है प्रॉपर तरीके से काम करती है। मतलब हम ये कहें कि वैदिक का मॉडिफाइड वर्जन है, एडवांस वर्जन। जो कहता है ना जैसे दूध से निकली क्रीम, तो ये वो क्रीम है। वैदिक वो दूध है, दूध से निकली क्रीम ये लाल किताब है। बिल्कुल। विनीत जी, ऐसा कहा जाता है जो लाल किताब के जानकार होते हैं वो बिना कुंडली देखे भी जो क्लाइंट उनके पास आता है, जो जातक आता है, उसकी परेशानी को बता देते हैं बिना उसका चार्ट देखे। तो वो कौन सा तरीका होता है? चेहरा देख के भी बता देता है लाल किताब। अच्छा, तो वो क्या तरीका होता है, किस तरीके से? देखिए, किसी का नीचे वाला होंठ मोटा है तो एक लाल किताब वाला होता है तेरे को मंगल बद का असर आ रहा है। मंगल बद यानी कि बुरा बोलना, उसमें गाली गलौज करने की आदत होगी, गुस्सा ज़्यादा, गुस्से में खराब बोलने की आदत होगी। नाक तीखी है तो बुध से रिलेटेड करेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। चेहरा ये वाला हिस्सा फोरहेड जिसको बोलते हैं ये बड़ा है तो इसको देखकर बता देता है, आंखों की मोटाई को देखकर बता देता है, बाहों को देखकर बता देता है जी। तो लाल किताब वाला ये बातें भी नोट करता है। हाइट कितनी है, हाइट को देखकर, चेहरा बहुत सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तेरे यार पास पैसा बहुत बड़ा हो, पैसा अच्छा होगा। अब आंखें किससे रिलेटेड हैं, चेहरा किससे रिलेटेड है, वो देखेगा शुक्र इसका अच्छा बैठा है, यार आंखें इसने को बड़ी बड़ी दे दी तो शुक्र को तो इसका अच्छा होगा। प्लेसमेंट शनि भी हो गई। नहीं, वो नज़र का कारक है जी। आंखें शनि नहीं है, आंखें चंद्र और सूर्य से रिलेटेड हैं, देखना शनि है जी। तो खाना नंबर 10 को जादू मंत्र बोला गया, इसी कारण बोला गया, वो मंगल बद की श्रेणी में लिखा गया। जादू टोना देखते हैं तो मंगल बद खाना नंबर 10 में हो रहा तो कहते हैं तेरे ऊपर जादू टोना हो गया, तंत्र हो गया, ये लिखा हुआ है लाल किताब 1942 में। तो इस प्रकार से हम देखकर ये बातें बोल देते हैं। अच्छा विनीत जी, मुझे बताइए कि लाल किताब कर्म को बदलना सिखाती है, तो कर्म के परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी का चंद्र खराब असर दे रहा है तो हम उसको कहते हैं अपना कर्म बदल ले, अपने माँ
समान औरतों की सेवा करनी शुरू कर दे, विधवा औरतों की सेवा शुरू करनी, उससे लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, अपनी माँ को सम्मान अच्छा दे, उससे गाली गलौज मत कर, उससे लड़ाई झगड़ा ना कर। तो ये हमने क्या किया, अगर चंद्र बुरा असर दे रहा है, हमने उसको कर्म को बदला। तो ये कर्म करना छोड़ दे, चंद्र तेरे को बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार ऐसे मंगल खराब असर है, उसको कहते हैं अपने भाई से बना के रखे यार, उससे बिगाड़ा मत कर। अगर बिगाड़ा करेगा तो मंगल और खराब हो जाएगा। बेसिकली इसमें हमने रिश्तेदारी को संभाला और आप उसके कहते कमर हैं को अच्छा किया। लाल किताब कहते अपने भतीजे की पालना शुरू कर दे, तेरा मंगल बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसके कर्म को बदलते हैं, कर्म से उसका जो है रिजल्ट बढ़िया होना शुरू हो जाता है। लाल किताब में एक और कॉन्सेप्ट होता है अंधी कुंडली का, कि कहा जाता है ये कुंडली अंधी है, तो वो किस तरीके से खाना बनती नंबर है? 10 में अगर 2 झगड़ा करने वाले ग्रह बैठ जाएं तो सारी कुंडली अंधी हो जाती है, रिजल्ट नहीं दे पाती। कारण खाना नंबर 10 कर्म का स्थान है, आपका कर्म बिगड़ जाएगा। आप कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाओगे, बार बार रिपीट करोगे, छूट जाएगा काम, एक कर लिया नहीं ये नहीं दूसरा कर लें। यहाँ पे विनीत जी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने भी पढ़ा है और आप भी जानते ही हैं कि कुंडली में अगर पितृदोष हो यस, या राहु केतु खराब हो तो हम जितने मर्जी उपाय कर लें वो काम नहीं करते। पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा ना जी, तो पितृदोष के उपाय थोड़े से बताइए, क्या करें? देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए पितृदोष बनता कैसे है। जी, जब तक ये नहीं पता चलेगा पितृदोष बना है तो उपाय भी नहीं करते। पितृदोष आप खुद बनाते ही नहीं, आपको पीछे आपकी जन्म कुंडली से मिलता है। वो आपका कर्म नहीं है, वो कर्म तो किसी और ने किया, सजा आपको भुगतनी पड़ती है। क्योंकि 3 पीढ़ियों तक चलता है। मान लो लाल किताब में बोला, मान लो किसी के पिता ने कुत्तों को मारा तो केतु आपको अगली आपकी कुंडली में खराब मिलेगा। कर्म तो आपने किया नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट है आपको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पितृदोष देखने के लिए वर्ष फल कभी भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये कर्म आपने नहीं किया। तो इसलिए लगन कुंडली को, जिसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं, लगन कुंडली नहीं बोलते, तो लगन कुंडली से देखा जाएगा या जन्म कुंडली से देखा जाएगा। उपाय 2 ग्रहों का होगा, जो ग्रह खराब हो रहा है और जिसकी वजह से खराब हो रहा है। मान लो गुरु खराब हो रहा है तो एक गुरु को राहु खराब कर रहा है तो राहु का, अगर केतु खराब कर रहा है तो केतु का, अगर बुध खराब कर रहा है तो बुध का। तो उपाय 2 ग्रहों का करना होगा, और ये 43 दिन की जगह 43 हफ्ते किया जाता है, लंबा चलने वाला उपाय है। मतलब साल से सवा साल ये उपाय करना हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, पितृदोष में ये भी कुछ है क्या कि पितृदोष का जो असर होता है वो इतने उम्र तक ही रहता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, पितृदोष का असर तो 3 पीढ़ियों तक चलता है। मतलब 40 या 45 के बाद उसका असर खत्म नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण का असर 42 से 45 और चंद्र ग्रहण का असर मैक्सिमम 48 तक खत्म हो जाता है। अच्छा, पितृदोष अगर है कुंडली में तो उसका उपाय करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी उम्र में। जैसा कि आज विनीत जी के साथ, मेरे साथ और सोनल जी के साथ हमने जाना कि किस तरह लाल किताब करती है, आज हमने कोशिश की है कि हम इस भ्रम को तोड़ सकें, और इतनी कोशिश मेरे ख्याल से बहुत कम है। हम और कोशिश करते रहेंगे हम, क्योंकि विनीत जी बहुत दूर से आते हैं, जैसे कि जलालाबाद, जो कि एक पंजाब का बहुत लास्ट कॉर्नर है। तो इनके साथ तोड़ने के लिए हम हमेशा यूट्यूब पे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, मेरी तरफ से और विनीत जी की तरफ से इतना ही था। जय श्री श्याम। आपका शुक्रिया दोनों का कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे। अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, कम नहीं कह सकता। आपने जो इतना मुझे आदर सत्कार दिया, छोटे से शहर से उठ के आने वाला इतने बड़े शहर में आ जाए, ये सब बाबा की कृपा है जी। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि विनीत जी की लिखी हुई बुक एक बार जितने भी लाल किताब पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर लें, और नीचे आपको हमारी एस्ट्रो हेमन टीम का नंबर मिल जाएगा। तो इस बुक के लिए जो भी बुक लेना चाहते हैं
या विनीत जी से किसी भी तरह का कनेक्ट करना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए भी आप एस्ट्रो हेमंत टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको टीम में संपर्क नंबर मिल जाएंगे और सर का भी मिल जाएगा, पर सर ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ सर को तंग ना करते हुए टीम को तंग करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक चीज़ का हल यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम विनीत जी के साथ अलग लाल किताब से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात करें और लाल किताब से जुड़ी बारीकियां आप तक पहुंचाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक बार फिर विनीत जी को अपने स्टूडियो में बुला सकें और अपनी चर्चा को और आगे, और किन मुद्दों पर आप जानकारी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विनीत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपसे लाल किताब की बारीकियों को सीखते रहें। कोशिश करूँगा आगे हम सिर्फ और सिर्फ उपायों पर बात करें, अलग अलग बिल्कुल। ग्रहों को, अलग अलग ग्रहों को विस्तृत तरीके से बताएंगे, कहाँ पे जी। बैठकर कौन सा ग्रह किन रिश्तों को खराब करेगा, किस घर के किस हिस्से को खराब करेगा, जी, कौन से प्रोफेशन को खराब करेगा। बहुत कुछ है लाल किताब से ऐसा जो बताने में एक एपिसोड में तो पूरा हो ही देखो नहीं अथाह है सर, एक चीज़ को ये मैं तो बताऊं, एक ऐसा सागर है कि अगर मैं अपनी सारी उम्र जब मेरी जितनी रह गई है तो भी तो मैं इसको शायद बिल्कुल। विस्तार से नाम बता एक वो पूरा इतना कुछ जीवन लिखा भी हुआ है। कम है लाल किताब को पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, आप सभी को जय श्री श्याम। जय श्री जय राम। श्री राम।